हमारे मुख्य पात्र मुजिन स्क्वाड लीडर चिल्बो से लड़ता है और वो उससे ऐसे खेल रहा होता है जैसे कोई बच्चा हो। बीच हवा में हमला भी चकमा दे देता है। इससे चिल्बो बहुत गुस्सा हो जाता है और मांग करता है कि मुजिन मर्दों की तरह उससे भिड़े। फिर मुजिन नीचे उतरता है, अपना 100 किलो का तलवार ऐसे उठाता है जैसे कुछ भी नहीं हो। दोनों एक दूसरे पर झपटते हैं। मुजिन जल्दी से अपनी तलवार पीछे खींच लेता है और चिल्बो की तलवार पर इतनी जोर से वार करता है कि उसकी तलवार पीछे हट जाती है। इस मौका पाते ही मुजिन चिल्बो के चेहरे पर इतनी जोर से मुक्का मारता है कि उसकी नाक लगभग टूट जाती है और वो धराशायी हो जाता है। जमीन पर गिर गया। बाकी सब हैरान रह गए क्योंकि वो पहले कभी इतना ताकतवर नहीं था, ये समझने के लिए कि हमारा हीरो कैसे एक स्क्वाड लीडर को ऐसा कर सकता है। चलो शुरुआत पर वापस चलते हैं। हमारा हीरो, जिसे दैवीय राक्षस कहा जाता है, एक ताकतवर तलवारबाज है जो बदला लेने की राह में 9 ताकतवर संप्रदाय के मुखियाओं के खिलाफ खड़ा होता है। उसकी जबरदस्त और डरावनी तलवारबाजी की कला उसे इन मुखियाओं के बराबर लाती है। वह इतनी निपुणता से उन्हें काटता है कि वे सब हैरान रह जाते हैं कि आखिर वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। इससे पहले कि वे समझ पाते, वे एक एक करके कट जाते हैं और वे सोचने लगते हैं कि RMC कोई और नहीं बल्कि एक दरिंदा है। जो लोग अभी भी खड़े थे, उन्होंने उसे पकड़कर उसकी छाती में तलवार घोंप दी, लेकिन वह बच निकला और सबको परलोक भेज दिया। आखिरकार उसने खुद को एक दैवीय राक्षस के तौर पर स्थापित कर दिया। जब उसकी मौत करीब आती है तो उसकी जिंदगी उसकी आंखों के सामने गुजरती है और उसे ये एहसास होता है कि उसने अपना मकसद पूरा कर लिया। हमारा MC याद करता है जब उसे 3 बच्चे घेर कर मारने लगे थे क्योंकि वह शरारती था। मर्म में आखिरकार उसे उसके गुरु ने बचाया, जिसने उसे प्रशिक्षण दिया था, लेकिन अंत में वह तलवार के दम पर जीता। लोगों को दाएं बाएं मारता रहा। वह सोचता है कि क्या जिंदगी बस वही है जो उसने किया, और उसी पल उसे अपनी दिवंगत पत्नी की याद आती है। उसकी जिंदगी के सबसे अच्छे पल वे थे जो उसने अपनी पत्नी के साथ बिताए थे, लेकिन बाद में वे उससे छीन लिए गए आंसुओं के साथ। वह सोचता है कि उसकी जिंदगी का असली मतलब क्या है और अंत में वह मौत में अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक उसे चारों ओर बकवास सुनाई देती है और वह समझता है कि वह नरक में है। जब तक कि अपनी आंखें खोलता है और सामने कुछ परेशान करने वाला ग्रुप खड़ा देखता है जो उससे गंदी गंदी बातें कर रहा होता है। RMC पूरी तरह से कंफ्यूज है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। उसके बगल में 2 बच्चे खड़े हैं और वो लड़का अपने बड़े भाई की तरफ से डिफेंड कर रहा है। कह रहा है कि जब तक उसका भाई जिंदा है, वो लोग अपने क्लान की मार्शल आर्ट्स किसी को नहीं देंगे। वो ये भी कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मार्शल आर्ट्स उनके क्लान फ्लेम हुआ क्लान में ही रहनी चाहिए। इस बीच हमारा MC अभी भी सोच रहा है कि ये सब क्या हो रहा है, और विपक्ष के नेता सुझाव देता है कि वे एक डील कर ले जिससे उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। वह हमारे मुख्य पात्र ओजिन को कॉल करता है और बताता है कि वह पैसे देने को तैयार है क्योंकि उसका कबीला पूरी तरह गरीब है। इसके बदले में मुजिन अपने कबीले की मार्शल आर्ट्स दांव पर लगाएगा, लेकिन इसके लिए वे एक मुकाबला करेंगे। मुकाबले का विजेता सब कुछ ले जाएगा। छोटा लड़का ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसका बड़ा भाई, हमारा मुख्य पात्र, मार्शल आर्ट्स में बिल्कुल नाकारा है। हमारा मुख्य पात्र सारी शोरगुल से थक चुका है और वह, जब उसे पता होता है कि वो पूरी तरह से कोई और है, तब भी उसे ग्रुप से पूछना पड़ता है कि ये मुजिन कौन भला है। उसके इतने कहे हुए छोटे भाई बहन कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे ऐसे घूरते हैं जैसे कोई पागल हो। यहाँ तक कि उसका दुश्मन भी उससे पूछने पर मजबूर हो जाता है कि उसने क्या कहा, और वह बताता है कि उसे दैवीय राक्षस कहा जाता है। लेकिन इससे वह हंस पड़ता है और सुझाव देता है कि मुजिन उसे अधोलोक का राजा बुलाए। जाहिर तौर पर उसका परेशान करने वाला दुश्मन चोंग डोबो है और वह चोंगवा व्यापारी समूह का दूसरा बेटा मुजिन के भाई बहन है। गुस्से में है कि उसकी पागलपन पहले ही हाथ से निकल रही है, इसलिए वो बकवास बोल रहा है। चोंगा व्यापारी समूह के मास्टर बुचून भी उस कबीले का मजाक उड़ा रहे हैं। कह रहे हैं कि उनका कबीला खत्म हो चुका है क्योंकि सबसे बड़ा बेटा मानसिक रूप से ठीक नहीं है। मुजिन चुप रहता है और समझने की कोशिश करता है कि असल में क्या हो रहा है क्योंकि वो कुछ नहीं बोल रहा। डोबो मान लेता है कि उसने द्वंद्व स्वीकार कर लिया है और उसे बताता है कि द्वंद्व अगला महीना बोंग पवेलियन में होगा। डोबो मुजिन को याद दिलाता है कि उन्होंने ये सौदा मार्शल आर्ट्स का नियम है और उसे तोड़ना मना है क्योंकि इसके नतीजे होंगे। जब वो लोग चले जाते हैं तो मुजिन के कथित भाई उससे पूछते हैं कि अब वो क्या करने वाला है क्योंकि उन्होंने उसके खिलाफ ड्यूल थोप दिया है। बात और भी मुश्किल तब हो जाती है जब मुजिन ने कभी तलवार भी नहीं चलाई होती। ये सुनकर मुजिन जोर से हंस पड़ता है क्योंकि उसे पता है कि तलवार चलाना ही उसकी जिंदगी है। वो अपनी अंदर की ऊर्जा को महसूस करके अपनी ऑरा बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक उसे एहसास होता है कि वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक भी हिस्सा बाकी नहीं बचा था। जब उसे ये भी पता चलता है कि उसका शरीर कितना नाजुक और कमजोर है,
तो वो बुरी तरह निराश हो जाता है। उसकी बहन रो पड़ती है और मुजिन से गुहार लगाती है कि वो अपनी हिम्मत जमा ले। छोटी लड़की मुजिन को कहती है कि वो बेकार है और उसे मूर्ख भी कहती है कि वो व्यापारी समूह के आगे क्यों झुक गया। उसका भाई उसे डांटता है कि अपने भाई की बुरा मत बोलो और माफी मांगने को कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। वह मुजिन को अपने माता पिता की मौत का दोषी ठहराती है और ये कहकर आंसुओं के साथ भाग जाती है। छोटा लड़का वो अपनी बहन की तरफ से माई मांगता है, कहता है कि कभी कभी वो गुस्से में अपने आप को खो बैठती है। ये कहकर वो भी चले जाता है। मुजिन पूरी तरह से उलझन में, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा कि अब बच्चे भी उससे नफरत करने लगे हैं और उसे पागल कह रहे हैं। मुजिन कंफ्यूज है और उसे याद है कि आखिरी चीज जो उसे याद है वो है कि उसने बिना रहम के संप्रदाय के नेताओं को काट दिया था। मुजिन सोचता है कि उसे शांति से मर जाना चाहिए था, पर अचानक वो खुद को एक अजीब शरीर में पाता है। वह फ्रस्ट्रेशन में जमीन पर गिर पड़ता है और सोचता है कि ये बच्चे कौन हैं। तभी एक अजीब बंदा जो उसका असिस्टेंट है दौड़ता हुआ उसके पास आता है और पूछता है कि वो इतनी कमजोर हालत में बाहर क्यों गया। वो कहता है कि उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन मुजिन बस उससे पूछता है कि वो कौन है, क्योंकि वो उसे बिल्कुल नहीं जानता। उस बंदे मसाज को ये सुनकर हैरानी होती है और वो सोचता है कि मुजिन फिर से पागलपन की वजह से दौरा पड़ रहा है। चूंकि उसे लगता है कि मुजिन सच में भूलने की बीमारी से पीड़ित है, वो उसे अपनी कहानी बताने का फैसला करता है। दरअसल वह मुजिन कभी एक होनहार और सम्मानित बच्चा था जिसे कई रूढ़िवादी संप्रदाय अपना शिष्य बनाना चाहते थे, और 23 साल की उम्र तक वह अपने कबीले का नेता बन चुका था। साक मुजिन को यह कहानी सुन सुनकर थक चुका है, क्योंकि उसने इसे 6000 से ज्यादा बार दोहरा दिया है। मुजिन को नहीं लगता कि वह कोई प्रतिभाशाली बच्चा था, क्योंकि उसकी ऊर्जा का स्रोत साफ तौर पर है। इसके अलावा वह उस पागलपन के बारे में जानना चाहता है जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। फिर साक उसे इसके बारे में भी बताने का फैसला करता है। 17 साल पहले मुजिन और डोबो के बीच एक अनौपचारिक द्वंद्व हुआ था, जहां उन्होंने कहा कि अंदर की ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होगा। मुजिन उस समय 6 साल का था और डोबो 9 साल का। डोबो ने इस बात को मान लिया और दोनों बच्चों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, डोबो ने अपनी बात तोड़ी और मुजिन को अंदर की ऊर्जा से भरा एक मुक्का मारा। मुजिन इससे बहुत निराश हुआ और उसने डाओ से पूछा कि उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ मुक्के चलाएंगे, फिर उन्होंने 7 घाव वाली मुठभेड़ की तकनीक क्यों इस्तेमाल की। डोबो ने मुजिन का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ये तकनीक कोंगडोंग संप्रदाय से चली आ रही है। और सुनो, उसके बाद वाले असर कोई मामूली नहीं थे। ऐसा लगता है कि डोबो ने इसे अपने बड़े भाई पर आजमाया था, जो थोड़ा घमंड में था, और ये तकनीक उसे बिस्तर पर गिरा गई क्योंकि उसे इसका नतीजा अच्छा लगा। डोबो भी उत्साहित था कि मुजिन के खिलाफ इसका असर कैसा होगा। असल में अब मुजिन को पागल कहा जाता है, क्योंकि लोग मानते हैं कि उसका हालात 7 जख्म वाले मुक्के के बाद वाले असर की वजह से है। मुजिन को गुस्सा है कि डोबो ने उसे बेकार बना दिया, लेकिन अब वह अचानक एक मुकाबला मांग रहा है। मुजिन फिर शौक से पूछता है कि उन्होंने डोबो को कैसे संभाला जब उसने उसके बेटे को बेकार कर दिया था। शौक बताता है कि आखिरकार फैसला मुजिन के पिता ने ही दिया था, भले ही डोबो उसका चचेरा भाई था, लेकिन वो च्यों हुआ व्यापारी समूह का बेटा था, जो सेंट्रल प्लेन के टॉप 10 में माना जाता है। डोबो ने भले ही कुछ बहुत बुरा किया हो, मुजिन के पिता ने उसे सिर्फ एक चेतावनी देकर छोड़ दिया। मुजिन इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि वो आदमी कितना बेकार है जो ऐसे इंसान को माफ कर दिया जिसने उसके बेटे को बेकार बना दिया। मुजिन कहता है कि ये कबीला पूरी तरह बेकार है। फिर वो शौक से पूछता है कि उसके माता पिता कहाँ हैं। शौक बताता है कि मुजिन की हालत धीरे धीरे खराब होती गई, जिसके चलते उसके पिता कर्ज में डूब गए, क्योंकि वो उसकी बीमारी का इलाज ढूंढ रहे थे। 9 साल पहले उसकी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब हो गई थी और वो इसी बीमारी से चल बसी। 3 साल बाद उसके पिता भी उसकी माँ के साथ इस दुनिया से चले गए। मुजिन असल में वो बेटा बन गया जिसने अपने माता पिता को खो दिया और कबीले को बर्बाद कर दिया। इसी वजह से कबीला, उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से खराब हो गई थी और उसके भाई बहन मुश्किल हालात में फंस गए थे। परिवार के पास अब सिर्फ कर्ज, 2 वफादार सेवक और कुछ ही मार्शल आर्टिस्ट बचे थे। उसके छोटे भाई वाजिन और बहन हुआ सोयोन भी उसके साथ थे। मुजिन को आखिरकार समझ आया कि उसकी बहन सून ने क्यों कहा था कि जो कुछ भी उनके माता पिता के साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी मुजिन पर है। उस रात मुजिन ने उस शरीर के असली मालिक द्वारा छोड़ी गई इतिहास की किताबें पढ़ी और उसने उनसे कुछ बातें सीखी। उसे एहसास हुआ कि 30 साल बीत चुके थे जब उसने 9 सेक्स को हराया, और अब वह एक पागल के शरीर में रहता है जिसमें कोई एनर्जी कोड नहीं है। चूंकि हमारे मुख्य पात्र को अपनी पिछली जिंदगी से कोई पछतावा नहीं है, उसने मुजेन के अनुसार जीने और बेबस बच्चों की मदद करने का फैसला किया। हालांकि उसे पता है कि चुनबा व्यापारी समूह उसके लिए बड़ी समस्या बनने वाला है। वे ही थे जिन्होंने असल में इस शरीर को बेकार कर दिया और क्लान को भी तबाह किया। उसकी सबसे पहली प्राथमिकता है अगले महीने डोबो के साथ होने वाले डुएल की योजना बनाना, क्योंकि शरीर
कचरे में उसे एहसास होता है कि उसे अपना शरीर फिर से शुरू से बनाना होगा। वह बैठकर ध्यान लगाने लगता है और सब कुछ फिर से नए सिरे से शुरू करता है। जैसे एक नौसिखिया, उसे याद आता है कि अपनी पुरानी जिंदगी में पहली बार जब उसने साधना की कोशिश की थी, तो उसे बहुत मुश्किल हुई थी। लेकिन अब इस नए शरीर के साथ सब कुछ ठीक चल रहा है, क्योंकि इस शरीर में जन्मजात मार्शल प्रतिभा बहुत ज्यादा है। मुजिन शरीर की जबरदस्त ऊर्जा को पकड़ता है और उसे पूरी तरह से एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है, जिससे उसके कमरे में सुनहरी रोशनी फैल जाती है। थोड़ी देर में शौक और सहायक उसकी चीख और संघर्ष सुनते ही वहीं से दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। उन्हें वह जमीन पर पड़ा मिलता है और एक सहायक मजाक में कहता है कि वह मर गया है। वह मुजिन की नब्ज चेक करता है और महसूस करता है कि वह पहले से ज्यादा मजबूत है। लेकिन अचानक मुजिन उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि सिर्फ एनर्जी कोर बनाने की कोशिश करने से उसका शरीर इतनी बेहिसाब दर्द में क्यों है। सहायक इस बात से हैरान हो जाता है, तो मुजिन दोहराता है कि वह जानना चाहता है कि क्या उसके शरीर की कोई खास संरचना है। फिर सहायक बताता है कि उसका शरीर स्वर्गीय मार्शल बॉडी है। जाहिर तौर पर ये एक दुर्लभ वीर कॉन्स्टिट्यूशन है जिसे स्वर्ग ने चुना है। मुजिन को फिर से दर्द की एक लहर लगती है और आखिरकार उसे समझ आता है कि उसका शरीर बिल्कुल दुष्ट कला के उलट कॉन्स्टिट्यूशन वाला है। असल में एक शुद्ध और सीधे ऊर्जा वाला शरीर जब दुष्ट कला की कोशिश करता है, तो उसे बहुत तेज दर्द होता है। मुजिन दर्द से चिल्लाता है, सोचता है कि इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन में से उसे ऐसा शरीर क्यों मिला जो पूरी तरह अलग और शापित कॉन्स्टिट्यूशन वाला है। वो निष्कर्ष निकालता है उसके लिए हालत सच में बहुत खराब है, क्योंकि मुकाबला बस 1 महीने में है। दर्द में लेटा हुआ वह शौक से पूछता है कि ये दोनों आदमी कौन है। शौक बताता है कि हरे कपड़े वाला आदमी मुख्य स्टुअर्ट डॉक्सन है और लाल कपड़े वाला बूढ़ा आदमी जो हुआन बोंग है। जैसे ही वह जो नाम सुनता है, उसे अपने पिछले जीवन की कोई बात याद आती है। लेकिन दर्द इतना ज्यादा होता है कि वह बेहोश हो जाता है। 3 दिन बाद मुजिन आखिरकार उठता है जहां वह पड़ा था, लेकिन शौक को चिंता होती है कि वह ठीक से आराम नहीं कर रहा है। मुजिन कहता है कि वो लेट लेट के थक चुका है, क्योंकि उसकी एक लड़ाई आने वाली है, और वो शौक से तलवारें दिलाने को कहता है। शौक हंसने से खुद को रोक लेता है, क्योंकि उस वक्त कबीला अभी भी ये सोच रहा है कि खाना क्या मिलेगा, और मुजिन तलवारों की मांग कर रहा है। मुजिन को मजबूरन पूछना पड़ता है कि क्या परिवार में कोई पैसा नहीं है। तो शौक बताता है कि वे अभी बंगो संप्रदाय से कर्ज ले रहे हैं। चूंकि ये संप्रदाय बहुत ज्यादा ब्याज पर कर्ज देता है, इसलिए वे कर्ज में डूबते जा रहे हैं। आखिरकार मुजिन को समझ में आया कि कबीले की मदद करने के लिए उसे सबसे पहले पैसे का मामला सुलझाना होगा। फिर भी मुजिन सोचता है कि और कर्ज लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे तो पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। शौक इस बात को लेकर चिंतित है, लेकिन मुजिन उसे चुप रहने को कहता है और 2 बुजुर्गों को चिट्ठी लिखने को कहता है, क्योंकि वह बाहर घूमने जा रहा है। जब बुजुर्गों को इसकी खबर लगी, तो वे इस बात को लेकर परेशान हो गए कि मुजिन खतरनाक बांगो संप्रदाय तक पहुंच गया है। कुछ देर बाद मुजिन और शौक पहुंचते हैं मैंगो संप्रदाय का प्रवेश द्वार। मुजिन बड़े बॉडीगार्ड से कहता है कि वो अपने मालिक को बता दे कि वो उनसे मिलना चाहता है। कांगनो कोई खेल नहीं खेल रहा, और वो मुजिन से कहता है कि अगर वो दांव लगाने आए तो खुद ही अंदर चला जाए। मुजिन जिद करता है कि कॉन्ग उसे अपने मालिक के पास ले जाए, लेकिन इससे कॉन्ग को गुस्सा आने लगता है। सौक जल्दी से बीच में आकर कॉन्ग को शांत रहने को कहता है, क्योंकि मुजिन का दिमाग ठीक नहीं है। दोनों के बीच तनाव बढ़ता रहता है जब तक कि संप्रदाय के उपाध्यक्ष मां जंगबो वहां नहीं पहुंच जाते और डांटते हुए मांग करते हैं। मुद्दे को समझने के लिए कॉन्ग फिर अपने बॉस से कहता है कि मुजिन उनके सबसे बड़े बॉस से मिलने की कोशिश कर रहा है। माँ उससे पूछता है कि वह हमारे बॉस से क्यों मिलना चाहता है, और मुजिन कहता है कि वह और लोन लेना चाहता है। माँ फिर मुजिन से कहता है कि लोन लेने के लिए उसे नेता से मिलने की जरूरत नहीं है, और उसे बिल्डिंग के अंदर आने के लिए बुलाता है। मुजिन और शौक जल्द ही एक लकड़ी के पुल से होकर हवेली के अंदर और गहरे चल पड़ते हैं, जबकि वे हथियारबंद तलवारधारियों के साथ जा रहे होते हैं। शौक पूरी बात को लेकर चिंतित है और मुजिन से कहता है कि वे अभी भी मौका है वापस जाने का, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मुजिन उससे सहमत नहीं होता और कहता है कि हम तो अब तक काफी आगे आ चुके हैं। फिर शौक उसे बताता है कि एक दादी ने देखा था कि उस संप्रदाय के नेता ने लड़ाई लड़ी थी, और पता चला कि वो नेता काफी ताकतवर है, क्योंकि उसने अपने प्रतिद्वंदी को कुछ ही सेकंड में हरा दिया। दरअसल वो नेता एक मार्शल आर्टिस्ट है जिसने एक बहुत ही खतरनाक मारने वाली तकनीक सीखी है। मुजिन शौक से पूछता है कि वो ये सब क्यों बता रहा है। तभी माँ बीच में बोलती है कि शौक ज्यादा जानकार है, क्योंकि उसने सब समझ लिया है काफी जल्दी। लेकिन उनके लिए अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वे गुफा के एक गहरे हिस्से में पहुंच गए थे, और इससे पहले कि दोनों कुछ समझ पाते, वे खुद को हथियारबंद तलवारबाजों से घिरे हुए पाते हैं। मुझे निराश होता है और माँ से पूछता है कि क्या यह शुरू से ही उनकी योजना थी। माँ पुष्टि करता है और कहता है कि उसने जानबूझकर उसे यहाँ लाया, क्योंकि सार्वजनिक जगह पर वह उसे छू
भी नहीं सकता था, लेकिन वह उसे उसी तरह पूरी आज़ादी देने को तैयार नहीं है, जैसे उसने उसके माता-पिता को दी थी। सौक समूह से बहस नहीं कर रहा था, लेकिन वह उनसे विनती कर रहा था कि उसे छोड़ दें। मास्टर लाइव दूसरी तरफ मुजिन गुस्से में आ जाता है जब वह उसकी माँ-बाप का ज़िक्र करता है क्योंकि ज़ाहिर है उसके कोई माँ-बाप नहीं है। तब अचानक उसे एहसास होता है कि वो अब किसी और के शरीर में है। सब कुछ तैयार होने के बाद माँ अपने लोगों से कहता है कि मुजिन को सबक सिखाओ। उनमें से एक जो कमांड को पूरा करने के लिए बहुत उत्सुक है, मुजिन के पीछे भागता है और उस पर मुक्का मारता है। सौक डर के मारे लगभग बेहोश हो जाता है जब वो देखता है कि मुक्का सीधे उनकी तरफ आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि मुजिन उस आदमी के मुक्के को रोक देता है और आखिर में उसकी हड्डियां तोड़ देता है। अंदर से वो बंदा दर्द से चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि मुजिन ने उसके साथ कोई सस्ते जुगाड़ लगाए। मुजिन उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि उसके मुकाबले उसकी हड्डियां तो बहुत कमजोर हैं। मुजिन समझता है कि उसे अपनी असली ताकत का इस्तेमाल किए बिना काम करना पड़ेगा। माँ गुस्से में है कि उसके लोग वक्त बर्बाद कर रहे हैं और वो उन्हें आदेश देता है कि मुजिन को खत्म करो। एक तलवारबाज सीधे तलवार लेकर मुजिन पर टूट पड़ता है, लेकिन मुजिन आसानी से वार से बच निकलता है और समझ जाता है कि उसे लगातार हिलता रहना होगा क्योंकि वो मुकाबला नहीं कर सकता। यार की ताकत अपनी लचीली बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वो लड़का के चेहरे पर जोरदार टक्कर मारता है। लड़का दर्द से चिल्लाते हुए पीछे गिर जाता है, जबकि उसका साथी उसकी जगह लेता है और मुजिन पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन मुजिन वार से बच जाता है। हमलावर फिर से हमला करता है, लेकिन मुजिन पीछे कूदता है और फिर एक किक मारकर लड़के को बेहोश कर देता है। हथियारबंद लोग समझ भी पाते उससे पहले वे खुद को खेल खेल में फंसा पाते हैं और कुछ ही देर में जमीन पर गिर जाते हैं। घुटने टेकते हुए दूर से खड़ा सौक चिल्लाता है ताकि यकीन कर सके कि उसका मालिक ठीक है, लेकिन मुजिन उसे बेवकूफ कहता है और बताता है कि वह ठीक है। सौक पूरी तरह से हक्का बक्का रह जाता है और उससे पूछता है कि उसने ये मार्शल आर्ट्स की स्किल्स कहाँ सीखी है। मुजिन फिर उसे बताता है कि जो वो देख रहा है वो मार्शल आर्ट्स नहीं है, बल्कि उसने ये सब गली चौराहों से सीखा है। शौक ये सुनकर चौंक जाता है क्योंकि उसे याद नहीं कि मुजिन ने कभी गली पर समय बिताया हो। माँ उसकी तारीफ करती है कि उसने उसके लोगों को आसानी से हरा दिया, लेकिन फौरन ही उसने जोरदार ताकत से अपनी सिक्का मुजिन की तरफ फेंक दिया। सिक्का मुजिन के सिर के पास से निकल गया, लेकिन मुजिन सिक्के की ताकत महसूस कर रहा था जो उसे चौंका गई। फिर माँ गुस्से में अपने लोगों से कहता है कि वो चले जाएं क्योंकि वो मुजिन का खुद ही सामना करेगा। मुजिन हैरान है कि जब वो तो बस उनके बॉस से बात करना चाहता है, तो उसे इतना विरोध क्यों मिल रहा है। माँ गुस्से में जवाब देता है कि उसका बॉस कोई ऐसा नहीं है जिसे मुजिन जैसे कूड़े के इंसान से मिलना हो। फिर माँ गुस्से में अपनी तलवार निकालता है और मुजिन की तरफ झपट पड़ता है। पूरी तैयारी के साथ उसे गिरा दो। एक हैरान कर देने वाले मोड़ में मुजिन अपनी ताकतवर वार को दो हांडी की छड़ियों से रोक देता है। माँ हैरान रह जाता है जब वो ये देखता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ये सब मुजिन के पास है क्योंकि उसके पास तलवार खरीदने के पैसे नहीं हैं। मुजिन और माँ की भिजंत जारी रहती है, लेकिन मुजिन अपनी जबरदस्त मार्शल आर्ट से डटा रहता है। इससे पहले कि माँ कुछ समझ पाता, उसकी हथेली एक छड़ी में चुभ जाती है। माँ यकीन नहीं कर पाता कि मुजिन ने मौका कैसे पा लिया जबकि वो पूरी ताकत लगा रहा था। उसे नीचे गिरा दो, जबकि माँ संघर्ष कर रहा था। मुजिन मस्ती में लगा हुआ था और माँ से कह रहा था कि अगर वह चॉपस्टिक्स को कम आंकता है तो उसे बाद में पछताना पड़ सकता है। इससे पहले कि माँ समझ पाता, वह खुद चॉपस्टिक्स के खिलाफ लड़ते हुए पाया गया, जिससे वह हैरान रह गया क्योंकि वह मानता था कि मुजिन बस एक कमजोर इंसान है जो क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता। माँ सोचने लगा कि मुजिन इतने कम समय में इतनी डरावनी हालत में कैसे पहुंच गया, लेकिन वह ये मानने को तैयार नहीं था कि मुजिन वही इंसान है जिसे वह जानता है। मुजिन जारी रहा, चॉपस्टिक्स से उसके शरीर को छेदते हुए कह रहा था कि उसकी तो बहुत ही खराब स्किल्स है। माँ हार मानने को तैयार नहीं था। उसने चॉपस्टिक्स की जोड़ी से हार नहीं माननी थी और वह हवा में छलांग लगाते हुए अपना अल्टीमेट मूव मारने की तैयारी में था ताकि मुजिन को खत्म कर सके। हवा में उसकी धमाकेदार मुद्रा देखकर मुजिन बिल्कुल भी डरता नहीं दिख रहा था। उसने आसानी से माँ के हमले को टाल दिया, जिससे माँ पूरी तरह से खुला रह गया। माँ ये सोचने पर मजबूर हो गया कि मुजिन के अंदर इतनी छुपी हुई ताकत कैसे हो सकती है, जबकि उसे पता तक नहीं था। मुजिन ने उसकी बॉडी पर जोरदार मुक्का मारा जो पूरी तरह से जो भी उसके अंदर बचा हुआ घमंड था वो सब खत्म हो जाता है। अब डर से माँ का सारा बदन कांप रहा है। मुजिन अपनी बात दोहरा रहा है, कहता है कि उसे बस अकेले रहना है, लेकिन इस बार उसने ये बात एकदम खौफनाक और डरावने अंदाज में कही। कुछ देर के लिए माँ आखिरकार मुजिन के साथ बैठने का फैसला करती है, जब तक कि उसे अच्छी खासी पिटाई नहीं हो जाती। उसके गार्ड्स भी मुजिन के सामने झुक जाते हैं जबकि माँ उससे बात कर रही होती है। फिर माँ मुजिन से पूछती है कि वो क्या जानना चाहता है। मुजिन माँ से पूछता है कि उसकी संप्रदाय बिना किसी जमानत के उसके परिवार को कर्ज क्यों दे रही है, क्योंकि उसे कहीं न कहीं कोई बुरी मंशा महसूस हो रही है।
पूरे सौदे के साथ माँ का कहना है कि उनका कोई बुरा इरादा नहीं है और मुजिन बस ज़्यादा सोच रहा है। मुजिन इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करता क्योंकि वह वहाँ से माँ का डर महसूस कर सकता है। फिर मुजिन फैसला करता है कि फिर से पूछेगा, लेकिन इस बार वह उसे सावधानी से सोचने के लिए कहता है कि अगर वह सज़ा नहीं पाना चाहता। जब मुजिन की गंभीरता समझ में आती है, तो माँ आखिरकार बताता है कि उन्हें ऑर्डर चोंका व्यापारी समूह से मिले थे। मुजिन यह सुनकर हैरान नहीं होता क्योंकि वह जानता है कि ग्रुप किसी न किसी तरह से शामिल था। फिर उसने माँ से पूछा कि चियानक्वा ग्रुप के साथ उन्होंने क्या डील की है। माँ बोलने में हिचकिचा रहा था, लेकिन मुजिन ने जल्दी से उसे बता दिया कि अगर वह व्यापारी ग्रुप की रक्षा करते हुए मर गया तो उसकी कोई कमी महसूस नहीं होगी। माँ ने मुजिन की बात से कुछ सीख ली और बताया कि व्यापारी ग्रुप ने उन्हें आदेश दिया है कि मुजिन के कबीले को जो भी रकम चाहिए वो उधार देनी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ब्याज पर। बदले में जब वह कबीला गिर जाएगा तो बांगो संप्रदाय को वह की जमीन मिल जाएगी। शतरंज की बिसात से बाहर कर दिया जाता है। आखिरकार मुजिन को समझ आता है कि परिवार की जमीन ही हमेशा से गिरवी रखी हुई थी। फिर मुजिन माँ से पूछता है कि जो 300 सोने के सिक्के वह उधार लेना चाहता है वो एक साल में कितना हो जाएंगे। माँ बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 300 सोने के सिक्के वापस चुकाने के लिए 5000 सोने के सिक्कों के बराबर हो जाएंगे। मुजिन को ये सुनकर घिन आती है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह डील स्वीकार कर लेता है। अब थोड़े गंभीर होकर वह माँ से पूछता है कि उनकी गड़बड़ियां साफ करने में कौन मदद करता है। माँ बताती है कि उनमें से एक होता है सोशल, 4 मार्शल्स वर्गों का एक समूह जो अनोखे संप्रदायों का गठबंधन है। मुजिन यह सुनकर हैरान हो जाता है और शौक बताता है कि ये एक नया गठबंधन है। मुजिन 4 मार्शल्स वर्गों से चिढ़ जाता है और उन्हें गाली भी देता है। शौक सोचता है कि उसके गुरु की पागलपन की हदें पार हो रही हैं, क्योंकि उसने कभी उन्हें पहले इस गठबंधन से मिलता नहीं देखा, लेकिन अब वह सचमुच उन्हें गालियां दे रहा है। मुजिन फिर शौक से कहता है कि उसे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास समझाने का मन नहीं है। मुजिन पहले ही चढ़ चुका है। इंतजार करते करते थक गया। उसने जोर देकर उस आदमी के बारे में पूछना शुरू कर दिया जो पैसे लाने गया था। कुछ ही देर में वो आदमी एक डिब्बा लेकर आया जिसमें 300 सोने के सिक्के भरे हुए थे जो उसे चाहिए थे। मुजिन की आंखें खुशी से चमक उठी जब उसने ये देखा और उसने सोचा कि ये पैसे काफी होने चाहिए। उसने शौक से कहा कि अब चलने का वक्त है, लेकिन शौक अभी भी इस उधार लेने के मामले को लेकर शक में था। मुजिन ने बस उससे कहा कि अपना मुंह बंद रखे और पैसे ले ले ताकि वे निकल सके। मुजिन जब जाने वाला था तो माँ और उसके गार्ड्स उसे दरवाजे तक लेकर गए। मुजिन फिर उससे कहता है कि तारीख अपनी किताब में लिख ले और वादा करता है कि चियोंगा व्यापारी समूह के साथ अपना काम खत्म करते ही कुल के सारे कर्ज चुका देगा। साथ ही मुजिन माँ को चेतावनी देता है कि आम लोगों से पैसे लेना बंद करे, नहीं तो सख्त सजा मिलेगी। मामा आदेश मानता है, लेकिन अंदर से गुस्से में और बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि मुजिन को मुसीबत में फंसा देख सके। कुछ ही देर में शौक और मुजिन घर पहुंचते हैं और दो बुजुर्गों द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। जैसे ही उन्होंने मुजिन के कपड़ों पर खून देखा वे तुरंत ही परेशान हो गए, लेकिन उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि ये उसका खून नहीं है। उन्होंने उससे पूछा कि संप्रदाय में क्या हुआ था, तो उसने बताया कि वह बस पैसे उधार लेने गया था। मुजिन ने कहा कि कबीले को पैसों की जरूरत है क्योंकि उन्हें अपने योद्धाओं को खिलाना पड़ता है ताकि उनके पास जो थोड़ा बचा है वह भाग न जाए। बुजुर्ग लोग मानना नहीं चाहते थे कि पैसे संप्रदाय ने मुजिन को उधार दिए हैं और उन्होंने सोचा कि मुजिन ने चुरा लिए होंगे। मुजिन ने बुजुर्गों से कहा कि संप्रदाय ने उनकी किताब में सब कुछ उसी हिसाब से दर्ज किया गया जैसा उसने उन्हें बताया था। मुजिन फिर बुजुर्ग से कहता है कि उसे उनसे बस इतना चाहिए कि वे उसके भाई बहनों का ध्यान रखें और उन्हें अच्छा खाना पीना और कपड़े दिलवाएं। अपने निर्देश देने के बाद वो बस उन्हें शुभकामनाएं देता है और चला जाता है। मुजिन फिर अपने माता पिता के स्मृति कक्ष में जाता है, लेकिन चूंकि उसकी पिछली जिंदगी में उसके माता पिता नहीं थे, उसे पता ही नहीं होता कि क्या बोले। आखिरकार वह बोलता है कि पैसे का मामला सुलझ गया है और वो ये भी वादा करता है कि अपने भाई बहनों और नौकर चाकरों का पूरा ख्याल रखेगा। और इसी से वो अपने माता पिता से कहता है कि वे परलोक में आराम करें। वो उन्हें ये भी यकीन दिलाता है कि जो डो ने उसे मुकाबले के लिए चुनौती दी है वो उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। उसे पता नहीं कि सून और डोजान उसे देख रहे हैं और बच्चे पूरी तरह से प्रभावित दिख रहे हैं। बाद में मुजिन ने 3 तलवारें मंगवाई जिनका वजन क्रमशः 50 किलो, 80 किलो और 110 किलो था। तलवारें लाने वाले नौकर चाकर अपने कमर ऑलमोस्ट तोड़ बैठे, लेकिन मुजिन बस खुशी हुई कि उसके तलवारें आखिरकार आ गईं। शौक उसे पूछने पर मजबूर हो गया कि इतनी भारी तलवारों से वह क्या करने वाला है, और मुजिन मुस्कुराते हुए कहता है कि वह वही करने वाला है जो हर कोई तलवार के साथ करता है, यानी उसे घुमाएगा। मुजिन उत्साह से 50 किलो वाली तलवार पकड़ने लगता है और वहीं से शुरू करने की प्लानिंग करता है, लेकिन उसकी मुस्कान जल्दी ही फीकी पड़ जाती है जब उसे पता चलता है कि तलवार उठाना उसके लिए बहुत भारी है। वह सोचता है
कि उसका शरीर बस बेकार है, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। हालांकि वह समझ जाता है कि वह कर सकता है। अगर वो दोनों हाथ इस्तेमाल करे तो थोड़ा उठा लेना। मुजिन देख सकता है कि शौक उसे नफरत भरी नज़र से देख रहा है और वो उसे जल्दी से अपना खाना बनाने को कहता है। वो उसे याद दिलाता है कि खाने में खूब सारा मांस डालना है और शौक चिंता में डूबा हुआ उदास होकर चला जाता है। मुजिन तलवार के साथ बैठ जाता है, ये सोचकर कि उसके पास केवल 2 हफ्ते हैं पूरी ताकत से ट्रेनिंग करने के लिए। उस मुकाबले से पहले उसका शरीर, जो कि स्वर्गीय मार्शल बॉडी है, उसके गुरु द्वारा सिखाए गए दानवीय कला के बिल्कुल उलट है। वो समझता है कि उसका एक ही रास्ता है कि उसे मार्शल आर्ट सीखनी होगी। अपने मालिक के दोस्त की कला, बेजोड़ 9 तलवारें, हार मानने से इनकार करते हुए वह जबरदस्ती घर के अंदर तलवार घुमाने लगता है। इसी बीच डोबो को जानकारी मिलती है कि मुजिन ने बुनगो लड़कों से इतनी सख्ती से निपटा कि वे 2 हफ्ते तक हिल नहीं पाएंगे। डो इस बात को सुनकर हैरान होता है क्योंकि मुजिन के पास कोई ऊर्जा कोर नहीं है जो ऐसा कर सकता। डो शैतानी मुस्कान के साथ सोचता है कि लड़ाई से पहले कुछ खतरनाक तैयारी करनी है। डो यह भी उत्सुक है कि मुजिन ने अपने अंदर क्या छुपा रखा है। जब आखिरकार वो दोनों आमने सामने हो गए, मुकाबले में कुछ ही देर में मुझे ने अपने शरीर को सबसे मुश्किल तरीके से ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उसने समझ लिया कि उसे अपने शरीर को उसकी सीमा तक ही धकेलना चाहिए, क्योंकि ये शरीर तो खुदा की देन है। ट्रेनिंग के दौरान शौक हमेशा अपनी ज़रूरत की चीज़ें तैयार करता रहता है। उसे यकीन है कि इन तैयारियों के साथ उसे आखिरकार अपनी असली ट्रेनिंग शुरू करने का मौका मिलेगा। उसने 50 किलो का तलवार उठाई और उसे घुमाने लगा, अपने पुराने गुरु की बातें याद करते हुए। उससे कहा, पहला फॉर्म आजमाने के बाद मुझे बिना देरी किए सीधे दूसरे फॉर्म पर आ जाता है। उसे याद आता है कि उसके गुरु ने कहा था कि चाहे कोई भी हथियार सामने आए, वह जरूर जीत कर निकलेगा। हाँ, जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, उसे एहसास होता है कि वह पहले ही थकने लगा है, लेकिन वह समझता है कि उसे इसे सहना होगा। कुछ ही वक्त में वह आराम से तलवार चलाने लगता है और कमरे में ऐसे कूदता है जैसे तलवार भारी ही नहीं हो। थोड़ी देर में वह तीसरे फॉर्म की ओर बढ़ता है, जबकि वो अपनी क्यूई को जितना हो सके उतना ताकतवर बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अपनी ट्रेनिंग में मदद के लिए उसके पास पहले से ही कई ट्रेनिंग आइटम तैयार हैं, जो असली लड़ाई जैसा माहौल बनाते हैं। उसका पहला मुकाबला एक सख्त गेंद से था, जिसे वो कुछ वक्त तक चकमा देता रहा, लेकिन पीछे से लग गया। इसके बाद उसे कांटेदार बांसों का सामना करना पड़ा और उसने अपनी तलवार के चौथे फॉर्म का इस्तेमाल करके उन बांसों को काट दिया। जाहिर तौर पर उसकी तलवारबाजी सीधी सादी लग सकती है, लेकिन ये काफी खतरनाक भी है क्योंकि काफी चीजें आसानी से काट सकता है। जितना भी उसने कोशिश की, अपने चौथे फॉर्म में उड़ते हुए लकड़ियों को हिट नहीं कर पाया, इसलिए उसे 5वें फॉर्म में जाना पड़ा। इस बार उसने अपनी ताकतवर 5वीं फॉर्म से सभी लकड़ियों को काट डाला। अपनी तलवार की ताकत पर उसे पूरा भरोसा था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता और संख्या उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। लकड़ियों को पार करने के बाद वह बांस में रखी मोमबत्तियों का सामना करता है। इसके लिए वह अपना छठा फॉर्म इस्तेमाल करता है। वह अपनी तलवार इतनी जोर से घुमाता है कि सारी मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। एक बार जैसे ही वो इस मुश्किल को पार कर लेता है, उसे समझ आता है कि अगली मंजिल घर के बाहर है, जहां वो अपनी 7वीं शक्ल का इस्तेमाल कर सकता है। अपनी ताकतवर 7वीं शक्ल का इस्तेमाल करते हुए वो फिर से ऊपर चढ़ जाता है। जल्दी ही वो 9वीं शक्ल तक पहुंच जाता है, इस ठान के कि उसकी तलवार से ऐसी कोई चीज नहीं जिसे काट न सके। आखिरकार वो तलवार के अंतिम स्तर तक पहुंच जाता है और मुजिन राहत की सांस लेते हुए जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन साथ ही वो पूरी तरह नाराज भी नहीं होता, क्योंकि वो अपने पुराने जीवन की आखिरी शक्ल को दोबारा नहीं बना पाता। वह वो याद करता है कि बचपन में उसने अपने गुरु से पढ़ाई ली थी, लेकिन शुरुआत में उसने अपने गुरु की बातें कभी गंभीरता से नहीं ली। उसे लगता था कि उसके गुरु का दोस्त बस मजाक उड़ा रहा था। जब वो तलवार से सब कुछ काट डालने जैसी बेकार और असंभव बातें कर रहा था, उसके गुरु ने माना कि ये बात पागलपन लग सकती है, लेकिन वह अपने दोस्त की मार्शल आर्ट को मरने नहीं देना चाहता। चूंकि वह इसे सही तरीके से नहीं सिखा पाया, इसलिए वह चाहता है कि मुजिन उसकी तरफ से इसे संभाले। उसके गुरु ने उसे ये बात बताई, उसके दिवंगत दोस्त ही अकेला तलवारबाज था जो उसकी कला के सामने टिक पाता। मजेदार बात यह थी कि उसके पास कोई चीज नहीं था, लेकिन मुजिन के गुरुजी कहते हैं कि हो सकता है वो मूवमेंट आर्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि उसके संप्रदाय के लोग इसे सही से सीख नहीं पाते थे। उसने मुजिन के गुरुजी को सिखाने का फैसला किया ताकि ये कला किसी योग्य व्यक्ति तक पहुंच सके। ये सुनकर मुजिन जोर से हंस पड़ा और कला का मजाक उड़ाने लगा, लेकिन उसके गुरुजी ने उसे इतनी जोर से सिर पे थप्पड़ मारा कि उसका खोपड़ी टूटने वाली थी। वह मुजिन से कहा कि उसे जो भी आदेश दिया जाएगा उसे मानना ही होगा, और मुजिन के पास अपने मालिक की इच्छाओं को मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसके मालिक ने बताया कि अगर वह तलवार की कला को 1000 बार करेगा तो उसका शरीर बदल जाएगा, लेकिन अगर वह इसे 1 लाख बार करेगा
तो उसकी ऊर्जा तलवार में समा जाएगी। असल में अगर वह इसे 10 लाख बार घुमाएगा तो वह सबसे ताकतवर तलवारबाजों के सामने भी अजेय हो जाएगा। मुजिन इस बात से हैरान रह गया क्योंकि इसे पूरा करने में उसे 3 साल लगेंगे। वह दिन में 1000 बार अपनी तलवार घुमाता है। इससे मुजिन अपने मास्टर से पूछता है कि क्या उसका दोस्त सच में उसकी बराबरी कर पाता था। लेकिन मास्टर कहता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, पर उसे यकीन है कि अगर दोनों पूरी ताकत से लड़ते तो कोई न कोई मर जाता। इस वजह से मुजिन को ये जानने की जिज्ञासा हुई कि उसके मास्टर का दोस्त कैसा आदमी था। मुजिन आखिरकार शौक की बार बार की जोरदार थप्पड़ों से जाग जाता है और मुजिन समझ जाता है कि उसे अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है, क्योंकि उसने एक बार मूव की प्रैक्टिस करने के बाद ही बेहोश हो गया था और अभी वह कहीं भी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। हजार फिर भी उसे खाना है क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है और जब वो अपने सामने रखे खाने की थाली को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसमें सुअर का मांस है। वो निराश होता है और शौक से कहता है कि अगली बार सुअर का मांस ही लाना, क्योंकि ये आसानी से वजन बढ़ाने में मदद करता है। वो शौक को बताता है कि जो पैसे उन्होंने बांगो संप्रदाय से उधार लिए थे उसे वो इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि वो बाद में आसानी से और भी उधार ले सकता है। वो शौक से कहता है कि उसकी योजना है कि डोबो से लड़ाई के बाकी समय तक वो गोमांस ही खाएगा। फिर शौक पूछता है, मुझे ने जब मार्शल आर्ट सीखी तो उसे यकीन था कि पहले उसे ये नहीं आती थी, चूंकि मुजिन ने अपने भाई बहनों को पहले ही बता दिया था। तो उसने सोचा कि शौक को भी बताना कोई बुरा आइडिया नहीं होगा। फिर मुजिन ने खुलासा किया कि वो असली मुजिन नहीं है, बल्कि उसकी असली पहचान एक दिव्य दानव की है। शौक सोचता है कि मुजिन मजाक कर रहा है या कोई फैंटेसी बात कर रहा है। शौक कहता है कि उसे बस इस बात की चिंता है कि मुजिन अपनी यादें खो देगा और एक दिन अचानक गायब हो जाएगा। लेकिन मुजिन उसे पकड़ लेता है और भरोसा दिलाता है कि तब तक कबीले को छोड़कर नहीं जाएगा जब तक ये सिचुआन का सबसे बड़ा कबीला न बन जाए। वैसे भी मुजिन के पास और कोई चारा नहीं है, क्योंकि वह कुछ और करने को नहीं है। शौक अपने मास्टर का मौक उड़ाता है, कहता है कि वो बकवास कर रहा है, लेकिन इसके जवाब में उसे तेजी से उंगली से सिर पर चोट लगती है। बात खत्म होने के बाद मुजिन शौक को कहता है कि अब वो जा सकता है और शौक वैसे ही कर देता है। इस बीच दो कबीले के बुजुर्ग बच्चे लेकर लड़ाई से पहले भागने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डोबो मुजिन को मारने वाले हैं, जिससे उनका कबीला आसान शिकार बन जाएगा। थोड़ी देर बाद मुजिन ने अपनी पूरी मेहनत लगाई और अब वह एक हाथ से 70 किलो का तलवार उठा सकता है, लेकिन उसकी तकनीक अभी भी है और उसके पास मुकाबले तक सिर्फ एक हफ्ता बचा है। वह ट्रेनिंग रूम में पसीना पोंछ रहा होता है, तभी बच्चे अंदर आते हैं उसे देखने। मुजिन उनसे कहता है कि वो चले जाएं, क्योंकि वहां रहना उनके लिए खतरे की बात है। बच्चे मुजिन से कहते हैं कि वो उसकी फिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने देखा है कि वह खुद को पूरी ताकत से आजमा रहा है। पिछले कुछ दिनों से सून को डर लग रहा था कि मुजिन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने कुछ कहा था, लेकिन उसने उसे बताया कि वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी, बस गुस्से में बोल गई थी। उन दो बच्चों को देखते हुए हमारे मुख्य पात्र को अपने पिछले जन्म के प्रेमी के भाई बहन याद आ गए। मुजिन बच्चों के सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोनों बच्चे मुजिन की नकल करने लगते हैं और उसकी अच्छी पोस्चर की तारीफ करते हैं। दोनों के बीच ये तकरार कि कौन सही है या गलत उसे उसकी याद दिला देती है जब वो अपने गुरु के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, तो बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ रही थी। अचानक उसे एहसास हुआ कि बेजोड़ 9 तलवारों में सबसे अहम चीज है सांस लेने की तकनीक। ये समझते ही मुजिन बच्चों से कहता है कि वह चाहे जो भी हो जीत जाएगा और उन्हें अपने कमरे में वापस जाने के लिए कहता है। बच्चे चिंतित हैं, लेकिन वे मान लेते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। जब वह अकेला होता है तो मुजिन तलवार जोर से घुमाते हुए सांस लेने की तकनीक शुरू कर देता है। सांस लेने की तकनीक की मदद से वह अपनी जमा हुई आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल करने में सक्षम होता है। एक ही बार में पूरी ऊर्जा। उसे पता भी नहीं चलता कि उसने मूवमेंट आर्ट्स का आइडिया पकड़ लिया है, जो कि एक ची आर्ट है जहां मूवमेंट के जरिए अंदर की ऊर्जा को बढ़ाया जाता है। असल में मूवमेंट आर्ट्स को कम रेट की मार्शल आर्ट माना जाता है, इसलिए लोग इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। सांस लेने की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मुजिन तलवार चलाना बहुत आसान कर लेता है, जिससे वो एक मूर्ति को काट पाने में सक्षम हो जाता है। इसी बीच जोहान बॉन्ग मुजिन के अचानक बदलाव के बारे में शौक से बात करता दिखता है। शौक इसे समझाने की कोशिश करता है। मुजिन की अचानक अच्छी सेहत उस एक वांग सेशन की वजह से थी जो उसने किया था, लेकिन जो बेवकूफ नहीं है उसने शौक से कहा कि जो भी बदलाव वो देखे वो उसे जरूर बताए। शौक अपने मास्टर के पास ट्रेनिंग करने जाता है, लेकिन वहां सब उल्टा पुल्टा पड़ा होता है। वो बताने की कोशिश करता है कि खाना तैयार है, लेकिन मुजिन नाखुश होता है और कहता है कि ट्रेनिंग रूम उसके ट्रेनिंग के लिए बहुत छोटा है। इसलिए मुजिन कहता है कि अब वो ट्रेनिंग हॉल इस्तेमाल करेगा। फिर मुजिन बड़े ट्रेनिंग हॉल की तरफ जाता है। वो वहां जाकर देखता है कि और भी योद्धा वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं और सबकी निगाहें उसी पर टकी हैं। शौक बाकी योद्धाओं से कहता है कि उसे अकेले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी
और सुझाव देता है कि वे सब वहां से चले जाएं। वो उन्हें दूसरी ट्रेनिंग हॉल इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन योद्धा सोच में पड़ जाते हैं कि आधा मर चुका बंदा उन्हें हुक्म दे रहा है। उन्हें लगता है कि सिर्फ तलवार होने से मुजिन कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन जाता। मुजिन उनकी मनोदशा में आए बदलाव को नोटिस करता है और इस पर टिप्पणी करता है। बाकी योद्धा उसके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, मुजिन लेकिन स्क्वाड लीडर जब उन्हें अपने लोगों से कहता है कि वे हॉल छोड़ दें ताकि जंगली मास्टर के लिए जगह बनी रहे। चेल आखिरकार मानता है कि मुजिन फिर से अपना दिमाग खो बैठा है। तभी मुजिन चेल को रोकता है और उसे बताता है कि उसे मर्द बनकर सीधे उससे बात करनी चाहिए। चेल फिर मुड़ता है और मुजिन सुझाव देता है कि चूंकि वे दोनों तलवारबाज हैं तो लड़ाई कर लें। चेल कहता है कि वह ऐसा नहीं करेगा क्योंकि मुजिन ही कबीले का भविष्य का नेता है। मुजिन फिर चेल से कहता है कि वह एक कायर बना रहे और अपना चेहरा न दिखाए क्योंकि वह जानता है कि अपना वचन नहीं निभा सकता। इतना ही काफी था कि चेल अपनी तलवार निकालने को तैयार हो गया। मुजिन का सामना करने के लिए लड़ाई शुरू होती है और मुजिन तुरंत अपनी तलवार जमीन में घुसा देता है। फिर एक साहसी चाल में चेल की तरफ कूद जाता है। वह चेल तक पहुंचता है और उसके सिर को धकेल देता है। इससे पहले कि चेल कुछ कर पाता, योद्धा सच में हैरान है क्योंकि उन्होंने कभी तलवार के बिना कोई द्वंद्व युद्ध नहीं देखा। मुजिन चेल के साथ खेल रहा है, तेजी से इधर उधर घूमते हुए, जबकि चेल बहुत संघर्ष कर रहा है। जल्दी ही चेल घबरा जाता है और वो मुजिन से कहता है कि आदमी की तरह लड़ो और उसकी हरकतों से बचना बंद करो। मुजिन आखिरकार थोड़ा गंभीर होने का नाटक करता है और अपनी तलवार पकड़ लेता है, लेकिन चेल बिना देर किए अपनी बातों का तड़का लगाता है। कहता है कि मुजिन की वजह से ही कुल को इतनी मुसीबतें आई हैं, चूंकि मुजिन ही समस्याओं का कारण है। इसलिए चेल नहीं सोचता कि उसे मार्शल आर्ट सीखने का हक है। चेल मुजिन की तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन मुजिन उसे रास्ते में ही अपने बेजोड़ तलवार के 9वें रूप से मिल जाता है, जिससे चेल की अंदरूनी ऊर्जा हिल जाती है। मुजिन मुजिन ने चेल को एक जोरदार मुक्का मारते हुए उसे सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। चेल खून बहता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। मुजिन उसे ये जताने लगा था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही चेल जमीन पर गिरा, उसे आखिरकार ये कड़वी हकीकत समझ आई कि मुजिन पूरी तरह बदल चुका है। वो मुजिन के शरीर से निकलती हुई उसकी ठोस हिम्मत को महसूस कर सकता था, पहले की तरह नहीं। चेल जब जमीन पर पड़ा तो उसने सौक और बाकी योद्धाओं को हैरान कर दिया जो दोनों की लड़ाई देख रहे थे। योद्धा अपने बॉस की हालत देखने के लिए दौड़े। लेटे हुए पूरी तरह से बेसुध मुजिन पूरी तरह से विजेता की तरह खड़ा है और चिल से पूछ रहा है कि क्या उसे उसकी जीत को लेकर कोई दिक्कत है। एक योद्धा मुजिन पर चिल्लाता है और कहता है कि उसने कायराना चाल चली। चियो खुद को संभालता है और उस शख्स से चिल्लाता है कि मुंह बंद कर ले। फिर मानता है कि वह सच में हार गया। चोल मुजिन को सम्मान देता है और कहता है कि उसने वाकई उससे कुछ सीखा है। मुजिन उसके सम्मान को स्वीकार करता है और कहता है कि वह अब जा सकता है। जैसे ही योद्धा हॉल से बाहर निकल रहे हैं, मुजिन ने शौक से कहा कि वो उनके साथ जुड़ जाए क्योंकि वो सच में अकेला रहना चाहता है। दुखी योद्धा लगातार शिकायत करता रहता है और मानता है कि चेल ने मुजिन के साथ नरमी बरती, लेकिन मुजिन उसे बताता है कि ऐसा नहीं है क्योंकि वो उसे आधा मरने के लिए छोड़ने वाला था। वो आदमी इसे मानना नहीं चाहता, लेकिन चिल साफ कह देता है कि वो पूरी तरह गंभीर है। चोल कहता है कि उसे पूरी कहानी पता नहीं है, लेकिन ये साफ दिख रहा है कि उनका नौजवान मालिक काफी बेहतर हुआ है। वहीं सौक भी सोच रहा है कि मुजिन का बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन साथ ही वह इस बात का शुक्रगुजार भी है कि उसने सच में खुद को बदला। उस रात दोनों बुजुर्गों की एक मीटिंग होती है आगामी द्वंद्व के बारे में। ये दोनों क्लैन में 36 साल से ज्यादा वक्त से हैं और तब से वफादार बने हुए हैं। वे बात करते हैं कि फ्लेम एम्परर अपने जवान दिनों में कितना कमाल का था। वो एक काबिल युवक था जिसने मार्शल आर्ट्स ऐसे दिखाए कि ताकतवर टांग क्लैन को भी मानना पड़ा कि वो वाकई में बेमिसाल था। असल में बुजुर्ग उसकी ताकत से इतने मंत्रमुग्ध थे कि दोनों ने कसम खाई उसके प्रति वफादारी, जो सोचता है कि वे उनकी निष्ठा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डू मानता है कि बस खून का रिश्ता ठीक करने की जरूरत है। डी कहता है कि वे मुजिन का 17 साल से ध्यान रख रहे हैं, लेकिन तब से कबीला कमजोर होता जा रहा है। दोनों मानते हैं कि उन्होंने काफी किया है और जब वे परलोक में पहुंचेंगे तो फ्लेम एम्परर उन्हें दोष नहीं देगा। असल में उन्होंने अपने साथ ले जाने के लिए पैसे इकट्ठे कर लिए हैं और कुछ मार्शल आर्टिस्ट भी साथ में हैं जो उनकी मदद करेंगे। फिर डू जो से कहता है कि वो पहले निकल जाना चाहिए, जबकि वो मुजिन की थोड़ी और देखभाल करने के लिए वहीं रुक जाए। लग रहा है कि कोंगडोंग संप्रदाय के मार्शल मास्टर जिसे चोंका ने हायर किया है डुएल का गवाह होंगे। जो इस बात को सुनकर हैरान है क्योंकि ये सब धोखाधड़ी की तरफ इशारा कर रहा है। व्यापारी समूह असल में एक बुरा और चालाक गैंग है जो ये सुनिश्चित करेगा कि वह कबीले का कुछ भी बाकी न रहे। डी जो से कहता है कि बच्चे लेकर उनके तय किए गए जगह पर इंतजार करे, भले ही ये बच्चों के लिए बड़ा झटका हो। बाद में मुजिन को एहसास होता है कि उसे मिल रही गोमांस की मात्रा कम होती जा रही है
तो वह शौक से पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। शौक बताता है कि स्टूड उसे कम पैसा दे रहा है। मुजिन इस बात से गुस्से में होता है, लेकिन वह इसे छोड़ देता है ताकि शौक उसे अपना कूल आउटफिट दिखा सके। सिल्क उसकी खूबसूरत कल्पना तोड़ देता है, ये कहकर कि वह तब ज्यादा अच्छा लगता था जब वह पूरी तरह पट्टी में था। जब द्वंद्व युद्ध के लिए निकलने का वक्त आता है, मुजिन घर के बाहर डो से टकरा जाता है। मुजिन पहले सोचता है कि डो उसे रोकने आया है। वो उससे लड़ाई के लिए बुलाता है, लेकिन वो मना कर देता है। बता देता है कि वो तो उसे लड़ाई तक फॉलो करने आया है। मुजिन समझ जाता है कि डो बस अपने आप को ही परेशान कर रहा है, जबकि उसका असली मकसद अपने दुश्मन को जोरदार पीटना है। इसके साथ ही सौक और डो मुजिन के साथ लड़ाई के मैदान की तरफ निकल जाते हैं। मैदान में हर तरफ भीड़ लगी होती है, जो लड़ाई देखने आई है या फिर सट्टा लगाने वाले हैं। मुजिन पर ज्यादा सट्टा लगने की वजह से ज्यादातर लोग उसी के पक्ष में पैसा लगाते हैं। थोड़ी देर में मुजिन मुंह में लॉलीपॉप लेकर मैदान में पहुंचता है, और जो लोग जिसने उसे देखा वो समझता था कि वो कमजोर है और अपनी सट्टियां तक रद्द कर देना पसंद करेगा। जब वो अखाड़े में कदम रखता है, तो उसकी मुलाकात च्यों से होती है, जो उससे पूछता है कि क्या वो सच में इस मुकाबले को आगे बढ़ाना चाहता है। दर्शक ये सुनकर मानने लगते हैं कि कमजोर होते हुए भी मुजिन ने ही सबसे पहले मुकाबले की मांग की थी, और वे सोचते हैं कि उसकी पागलपन चरम पर है। जब मुजिन को पता चलता है कि लोग पहले ही उन्हें बुरे आदमी के रूप में पेश कर रहे हैं, तो वह पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और उन्हें सजा देने का प्लान बनाता है। मुजिन पूरी आत्मविश्वास से च्यों से कहता है कि वह नहीं है, बस बैठकर अपनी कबीले की गुप्त किताब चुराने देगी, इसलिए तो उसे उनके खिलाफ लड़ना ही होगा। दर्शक ये सुनकर हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई व्यापारी समूह मार्शल आर्ट्स की गुप्त तकनीक के पीछे जाएगा। चियन पूरी तरह आत्मविश्वासी है कि चीजें उसके हिसाब से चल रही हैं, और उसे भरोसा है कि मुजिन अपनी शेखी दिखाने की कीमत चुकाएगा। आग लगा दी गई है और मुकाबले की सारी तैयारियां पूरी हैं। मेजबान ने घोषणा की कि मुकाबले का गवाह कोंगडोंग संप्रदाय के हानियांग होंगे। हान बालकनी पर खड़ा है, बिल्कुल कूल और मजबूत दिख रहा है, अपने मालिक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार। वो डोबो और मुजिन से कहता है कि दोनों सामने बैठे दर्शकों के सामने ईमानदारी से लड़ें। तभी डोबो एक चौंकाने वाली बात बताता है कि जो मार्शल आउटफिट मुजिन अभी पहने हुए है, वो उसने खुद भेजा है मुजिन की वापसी की याद में। यह सुनकर मुजिन मुस्कुराता है और अपना बड़ा तलवार निकालता है। कहता है कि अब डोबो के पास बाकी सामान लौटाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। द्वंद्व के बाद पूरा हैरान रह गया, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को इतना बड़ा तलवार लेकर लड़ते नहीं देखा था। इसके अलावा सभी ये मानते थे कि फ्लेम एम्परर अपने खाली हाथ के मार्शल आर्ट्स के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि डू भी हैरान है, और वो शौक से पूछता है कि क्या मुजिन ने कुछ अजीब कहा था। असल में दोनों ने शुरू में मुजिन को भागने को कहा था, क्योंकि उन्हें लगता था कि मुजिन के पास अपने विरोधी को हराने का कोई मौका नहीं है। लेकिन अब शौक मुजिन पर कुछ भरोसा करने लगा है, कह रहा है कि शायद मौका मिलता है। लेकिन दो की सोच बिल्कुल अलग है। जब दोनों तरफ तैयार हो जाते हैं, रेफरी घंटी बजाता है और खेल शुरू हो जाता है। गुस्से में मुजिन सीधे डोबो पर टूट पड़ता है। वह अपनी बड़ी तलवार घुमाता है और एक जबरदस्त और तबाह करने वाला हमला करता है। डो मुश्किल से उस वार से बच पाता है, लेकिन वार ने जमीन को तोड़ दिया। दर्शक हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुजिन इतना तेज और बेहद ताकतवर हो सकता है। सबका मानना था कि मुजिन के पास कोई मार्शल आर्ट्स की क्षमता नहीं है, लेकिन वह चल रहा था। इतना पागलपन वाला अंदाज, यहाँ तक कि डोबो भी पूरी तरह हैरान है, क्योंकि उसे एक बहुत आसान मुकाबले की उम्मीद थी। मुजिन फिर से डोबो की तरफ दौड़ता हुआ हमला करता रहता है। वो लगातार अपनी तलवार से वार करता रहता है, लेकिन डोबो उसे रोकने में कामयाब रहता है और दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। इससे तलवारों की टकराहट की आवाज निकलती है और उनके सामने एक शानदार नजारा होता है। चून हैरान है कि मुजिन वाकई मुकाबले में उतना टिक रहा है जितना उसने सोचा भी नहीं था। हालांकि उसे यकीन है कि चाहे कुछ भी हो, ट्रेनिंग उसने जो किया है वो अभी भी डोबो के करीब भी नहीं है। मुजिन अपनी बड़ी तलवार लेकर डोबो पे वार करता रहता है, लेकिन डोबो अपनी लचीलापन की वजह से आसानी से उस वार से बच जाता है। लड़ाई जैसे जैसे आगे बढ़ती है, डोबो एक काउंटर अटैक करता है, जिससे मुजिन पीछे हट जाता है और वो कसम खाता है कि मुजिन को इससे भी बुरी हालत में छोड़ देगा। उसे पूरा भरोसा है कि उसके पास किसी आदमी की हिम्मत तोड़ने की ताकत है। बालकनी पर खड़े होकर डो मानता है कि वह मुजिन की लड़ाई में टिके रहने की हिम्मत से प्रभावित है। फिर सौक डो से कहता है कि वो क्या देख रहा है, मुजिन ने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। डी को लगता है कि सौक बकवास कर रहा है, लेकिन सौक कहता है कि उसने चोरी छिपे मुजिन को अकेले ट्रेनिंग करते देखा है, और डी को यकीन दिलाता है कि कुछ और भी ताकतवर आने वाला है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, मुजिन समझ जाता है कि उसकी ताकत अभी डॉस के बराबर है, जिससे उसे अपनी ट्रेनिंग के तरीके पर शक होने लगता है। लेकिन वो फिक्रमंद नहीं होता, क्योंकि चाहे उसका विरोधी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, वह हमेशा जीतता रहेगा, और इस बार उसका इरादा डोबो को मारने का है। इसी बीच
जो मुजिन के भाई बहनों को लेकर जा रहा है और वे सो रहे हैं। वह याद करता है कि डो ने उससे कहा था कि वो अभी तक नहीं आ रहा क्योंकि वो चाहता है कि डो वो मुजिन को मारने के बाद उसके बचा हुआ कुछ भी इकट्ठा कर सके। जो को पता नहीं कि जो वे कर रहे हैं वो सही है या नहीं, लेकिन कम से कम उन्होंने शुरुआत तो कर दी है। वहीं मैच में दोनों अभी भी एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। मुजिन को कोई चिंता नहीं क्योंकि उसे लगता है कि डोडो बस एक नौसिखिया है। तो दोनों एक दूसरे पर वार करते रहे और भले ही ऐसा लग रहा था कि दोनों बराबर हैं, कुछ लोग मानते थे कि असल में मुजिन के हाथ में बढ़त है। लोग मुजिन की बुराई करने लगे, कहने लगे कि वो खास नहीं है। तभी डोबो ने एक जबरदस्त हमला किया जो उसने सीधे मुजिन पर निशाना बनाया था। डो और सौक लगभग बेहोश होने लगे जब उन्होंने वो हमला मुजिन की तरफ जाते देखा और बस दुआ करने लगे कि मुजिन उस हमले से बच जाए। जब मुजिन को पता चला कि डोबो उसकी चाल समझ गया है तो उसने अपने बेजोड़ 9 तलवारों के पहले फॉर्म प्रीएम्प्टिव का इस्तेमाल किया। स्टेप डो अपना हिट लगाता है लेकिन मुजिन की तकनीक की वजह से वो उसे ब्लॉक कर लेता है, जिससे भीड़ हैरान रह जाती है। यहाँ तक कि डोबो भी चौंक जाता है और पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। मुजिन का पागलपन देखकर डोबो अपनी अंदरूनी ऊर्जा इकट्ठा करता है आखिरी वार के लिए, लेकिन मुजिन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है कि उसकी ऊर्जा इकट्ठा करने की रफ्तार बहुत धीमी है। फिर मुजिन अपनी तकनीक का दूसरा रूप सक्रिय करता है और बड़ी नफरत के साथ डोबो की तरफ दौड़ पड़ता है। डोबो ये महसूस कर सकता है और वो बस मुजिन के हमले को संघर्ष में ब्लॉक कर पाता है। डो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह मुजिन से हार रहा है। डो अपनी पूरी ताकत लगाकर मुजिन के हमला को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता उसकी तलवार उसके सामने ही टूट जाती है। मुजिन की तलवार उसके शरीर में से होकर गुजरती है, डो को जोरदार वार लगाती है। डो जमीन पर गिर जाता है जबकि चियोन गुस्से में चिल्लाते हुए डो का नाम पुकारती है। डो अपनी ही खून में लथपथ पड़ा होता है, उसका दाहिना हाथ गायब है और मुजिन अपने आप ही मुकाबला जीत जाता है। फिर मुजिन डो के हाथ के पास जाकर कहता है वो इसे अपने साथ ले जाएगा। 17 साल की रंजिश का बदला समझकर चियोन ये सुनकर हैरान रह जाता है और मुजिन कहता है कि व्यापारी समूह शायद उसके हाथ को फिर से जोड़ने का कोई तरीका ढूंढ ही लेगा। हान, जो दूर से देख रहा था, तुरंत दौड़ता हुआ डोबो की तरफ जाता है। च्योन भी उनके पास भागता है और हान बताता है कि डोबो का ऊर्जा केंद्र भी नष्ट हो गया है। हान मुजिन की तरफ घूरता है और पूछता है कि क्या उसे सच में इतना आगे जाना था। मुजिन उलझन में पड़कर पूछता है कि हान का क्या मतलब था और हान कहता है कि उनकी बातों में साफ एक फासला था क्योंकि लड़ाई तो पहले ही बहुत पहले खत्म हो गई थी। मुजिन फिर जवाब देता है कि चूंकि उसकी जुबान बड़ी है तो उसके पास कहने को भी बहुत कुछ है। मुजिन फिर पूछता है कि क्या सच में जरूरी था कि वो बिना किसी मार्शल आर्ट स्किल वाले 5 साल के बच्चे के सिर पर 7 घाव मारने वाला मुक्का चलाए। अपनी आंखों में साफ गुस्सा लिए मुजिन हान से कहता है कि जो उसने अभी किया वो बस पिछले 17 सालों से जो बदला उसने दिल में रखा था उसे खत्म करने जैसा है। मुजिन ये भी जोड़ता है कि अब वो सब कुछ जो उन्होंने हुआ परिवार के खिलाफ किया है उसका हिसाब देना शुरू करने वाले हैं। बददिली से भरे हुए वह हान और उसके अधीनस्थों से खुद को अच्छी तरह तैयार करने को कहता है। चुन दर्द में घुटने टेकर गिर पड़ती है और कसम खाती है कि वह मुजिन ने जो कुछ भी किया है उसे कभी नहीं भूलेगी। जैसे ही मुजिन मंच से दूर चलता है, दर्शक उसकी जीत पर खुश होते हैं क्योंकि वे दाबों को कुचलते देखकर प्रभावित हैं। खूबसूरत चीजों के अलावा जो उन्होंने देखी, उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कभी उस तलवार को नहीं देखा जो उसने इस्तेमाल की थी। असल में वे सब उत्साहित हैं क्योंकि एक नया मार्शल आर्ट्स मास्टर जन्मा है। डू और सौक जल्दी से मुजिन से मिलने भागते हैं और मुजिन उन्हें बताता है कि अब घर वापस जाने का समय हो गया है। जैसे ही वह चलने लगता है, अचानक पलटकर डू से पूछता है कि क्या उसने जो सोना उसे सौंपा था वह सब खर्च कर दिया है। डू घबराकर जवाब देता है कि अभी थोड़ा सा बचा है। मुजिन फिर कहता है कि उसे बांगो संप्रदाय के पास रुकना पड़ सकता है क्योंकि उसे पैसे उधार लेने होंगे। अचानक वह डू से कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता अगर वो जो और बाकी मार्शल कलाकार जाना चाहते हैं, लेकिन वो उसे साफ कह देता है कि अगर वे उसकी चीजें लेकर जाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बड़े नतीजे होंगे। वो अपने भाई बहनों से कहता है इतनी जलन और गुस्से के साथ कि डर वहीं ठिठक सा जाता है। इस बीच उसके भाई बहन जो से चिल्ला रहे होते हैं कि उसने उन्हें क्यों ले गया, जबकि उन्हें अपने भाइयों की लड़ाई देखनी थी। जो जानता था कि अब उनकी हालत खराब है। जब उसने वो खत पढ़ा जो कबूतर अभी अभी लाया था और पता चला कि मुजिन ने उम्मीद के खिलाफ लड़ाई जीत ली है। ड्यू ने खत में लिखा था कि उन्हें पकड़ लिया गया है और उसने जो से तुरंत घर वापस आने को कहा था बिना देर किए। जो घर लौटने के लिए साइकिल चलाने लगा लेकिन डर के मारे था, जबकि बच्चे जश्न मनाते हुए कह रहे थे कि वे अपने भाई से मिलने वापस जाना चाहते हैं। बाद में मुजिन ने डी से कहा कि अब बांगो संप्रदाय से निपटने का समय आ गया है और उसने डी से कहा कि वह किसी बात की चिंता न करे। हालांकि अब मुजिन को काबिल माना जाता है। दू उसे सलाह देता है कि किसी भी तरह से सामाजिक संप्रदाय में उलझना मत। तो बूढ़े आदमी के ज्यादा सोचने को महसूस करते हुए
मुजिन ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेगा। इसके साथ मुजिन मिलने के लिए निकल पड़ता है। बांगो संप्रदाय, लेकिन सौक को चिंता है कि चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं। मुजिन कहता है कि अब और देर नहीं कर सकता और सौक से कहता है कि उसके बिल्कुल पीछे ही रहे। थोड़ी ही देर में मुजिन बांगो संप्रदाय पहुंच जाता है, जिससे माँ हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुजिन उसे फिर से देखने आएगा। मुजिन माँ से कहता है कि वह अपनी उधारी चुकाने आया है और साथ ही माँ का मजाक उड़ाता है क्योंकि उनका संप्रदाय अब बिल्कुल सुनसान लग रहा है। माँ अपनी हार छुपाने की कोशिश करता है और कहता है कि इस इलाके के ज्यादातर जुआरी सिर्फ इसलिए चले गए क्योंकि उन्हें जरूरत थी डोबो के खिलाफ उसकी लड़ाई देखने के लिए, क्योंकि वो कहता है कि हर कोई उसे लड़ते देखने गया था। मुजिन उससे पूछता है कि क्या उसने अपनी मैच पर सट्टा लगाया था। बिना शक के मुजिन को पक्का यकीन है कि उन्हें उसके लिए ज्यादा दाम मिले होंगे और इससे उन्होंने खूब पैसा कमाया होगा क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे कमाए हैं। मुजिन खुद ब खुद अपनी दिलचस्पी दिखाता है और माँ जाहिर तौर पर जानता है कि वो उनसे फायदा उठाने वाला है। उससे किसी झंझट में पड़ने से बचने के लिए माँ उसे बताता है कि वे अपनी कृतज्ञता जताने वाले हैं। मुजिन ये सुनकर खुश हुआ क्योंकि जाहिर है कि हर किसी को पैसे पसंद होते हैं। माँ मुजिन के शरीर से निकल रही ठंडी ऊर्जा को महसूस कर सकता था, जिससे पता चलता था कि मुजिन के अंदर कितना खून खराबा है। फिर मुजिन ने माँ से उसके बॉस के बारे में पूछा, जिसे माँ चौंक गया और उसने पूछा कि उसे हमारे बॉस के बारे में जानना क्यों है। मुजिन ने मेज पर हाथ जोर से पटकते हुए कहा कि उसे गुस्सा आता है जब उसे एक ही सवाल बार बार पूछना पड़ता है। मुजिन तमतमाने वाला था कि तभी संप्रदाय का नेता च्युंगिएल कमरे में आ गया। मुजिन एक बदसूरत चेहरा देखकर हैरानी होती है, जो कि उस संप्रदाय का नेता निकला। चाय बताता है कि उसके लड़कों ने पहले ही मुजिन के बारे में बता दिया था और मुजिन उससे पूछता है कि उसे देखना इतना मुश्किल क्यों है। मुजिन बिना झिझके उसे ताना मारता है, कहता है कि उसका चेहरा कितना बदसूरत है। चाय के पीछे एक दिलचस्प बंदा खड़ा है और मुजिन पूछता है कि क्या वो उसका नौकर है। उस बंदे से साफ नफरत झलक रही है और वह निकला सोशल संप्रदाय का डैथ ब्लैक क्रो। ब्लैक क्रो मुजिन को डांटता है कि वह उसके पैसे पर नजर क्यों रखता है और भले ही उसे बताया गया था कि सोशल सेक्ट से दूर रहे। मुजिन खुद को एक को घूरते हुए पाता है। मुजिन बस उस बंदे से कहता है कि अगर वह मरना नहीं चाहता तो अपना मुंह बंद रखे। ब्लैक क्रो गुस्से में मुजिन की तरफ दौड़ता है, उसे फाड़ने को तैयार, और यह सौ को डराता है। मुजिन को ब्लैक क्रो से कोई खतरा महसूस नहीं होता क्योंकि वह पक्का ठाना हुआ है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसे नीचे गिराएगा। मुजिन एक चॉपस्टिक ब्लैक क्रो की तरफ फेंकता है और इतनी ताकत से कि वह उसके हाथ में छेद कर देता है। तभी ब्लैक क्रो को एहसास होता है कि मुजिन कोई आम बंदा नहीं है और उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मुजिन ब्लैक क्रो से कहता है कि उसे ऐसे घटिया इंसान से कोई तारीफ नहीं चाहिए। ये सुनकर ब्लैक क्रो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और फिर से मुजिन की तरफ भागता है। इस बार मुजिन भी उसका सामना करने का फैसला करता है और उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन अचानक उसके सामने से गायब हो जाता है। फिर मुजिन उसके पीछे प्रकट होता है, जिससे ब्लैक क्रो चौंक जाता है। ब्लैक क्रो बेताबी में मुजिन पर हाथ उठाता है, लेकिन मुजिन आसानी से बच जाता है और साफ दिखाता है कि वो उसके साथ खेल रहा है। ब्लैक क्रो यकीन नहीं कर पाता कि कोई मुजिन जितना छोटा है फिर भी उसके हमलों से बच रहा है। मुजिन फिर फैसला करता है कि ब्लैक क्रो में एक और छेद कर देगा। मुजिन चॉपस्टिक उसके बाएं आंख में घुसेड़ देता है, जिससे उसे इतनी दर्द होती है कि उसकी चीख सुनकर देखने वाले डर जाते हैं। ब्लैक क्रो घुटनों के बल गिर जाता है और मुजिन को गंदी गालियां देते हुए कहता है कि सामाजिक संप्रदाय उसके खिलाफ आएगा क्योंकि उसने एक सदस्य पर हमला किया है। मुजिन देखना चाहता है कि वो संप्रदाय क्या कर सकता है और वह ब्लैक क्रो के सिर पर एक जोरदार लात मारते हुए कहता है कि सामाजिक संप्रदाय जितना चाहे आ सकता है। हालांकि समाज आने से पहले मुजिन ब्लैक क्रो को बता देता है कि वो इस कमरे से जिंदा नहीं निकलेगा। तभी ब्लैक क्रो भीख मांगने लगता है, कहता है कि वो तैयार है मुजिन को जो कुछ भी चाहिए दे देने को, बस उसकी जान बचा ले। मुजिन ये सुनकर हैरान होता है कि ब्लैक क्रो जिंदगी चाहता है, लेकिन क्योंकि उसने उसे दौलत देने का वादा किया है, मुजिन उसे मरने से रोक देता है। ब्लैक क्रो कहता है कि सारी दौलत चों में है, लेकिन वादा करता है कि वो उसे वापस लेकर आएगा। मुजिन डील करने को तैयार है, लेकिन वो यकीन दिलाता है कि वह अगर वो पैसे लेकर वापस नहीं आया तो वो मरा समझो। डर के मारे उसके पूरे बदन में सिहरन होती है। वो जल्दी से भागा, वादा करते हुए कि जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएगा। ब्लैक क्रो से निपट जाने के बाद वो चाय की तरफ मुड़ा, जो पहले ही अपने हाल पर रो रहा था, और उसने कहा कि अब उनका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। चाय तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा, माफी मांगने लगा और वादा किया कि वो अपनी सारी संपत्ति दे देगा। मुजिन हंस पड़ा और चाय से कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि उसकी सारी जमीनें पहले ही उसकी हो चुकी हैं। जय ये सुनकर उलझन में पड़ जाता है और मुजिन उसे बताता है कि जो मुनाफा उसने आम लोगों से कमाया है उसे भी जोड़ ले, साथ ही जो उसने मार्शल क्लैंस को मैनिपुलेट करके जिनकी जिंदगियां बर्बाद की हैं।
उन्हें भी जोड़कर अपने कुल संपत्ति के बराबर कर ले। आंखों में आंसू लिए चय कहता है कि वह मुजिन को सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन ये बात मुजिन को गुस्सा दिला देती है और वह चय का दिमाग तोड़ देता है, याद दिलाते हुए कि वह उसे वो चीज नहीं दे सकता जो पहले से उसके पास है। ये देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मुजिन उनसे मुड़कर पूछता है कि कमांड लाइन में उससे कौन पीछा कर रहा है। माँ जल्दी से आगे बढ़ता है और कहता है वो संप्रदाय का नेता है और वो घुटने टेक कर भीख मांगता है कि उसे छोड़ दिया जाए। वो मुजिन से वादा करता है कि अगर उसे दूसरी मौका मिला तो वो ईमानदारी से जिएगा, क्योंकि उसने दिल से गुहार लगाई है। मुजिन ने उसकी जान बचाने का फैसला किया। फिर मुजिन मामा से पूछता है कि चाय की कीमत कितनी है, तो मामा उसके घर से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि सब कुछ 4000 सोने के सिक्के के बराबर है और बांगो की संपत्ति लगभग 10,000 सोने के सिक्के के आसपास है। इसके अलावा सवाल संप्रदाय से 500 सोने के सिक्के का राजस्व है। कुल मिलाकर सब कुछ 20,000 से ज्यादा सोने के सिक्के के बराबर होता है और मुजिन कहता है कि वो चाहता है सभी चीजें उसके पास आने वाली हैं। माँ फिर कहती हैं कि वह सब कुछ तैयार करके उसके पास ला देंगी। मुजिन ये सुनकर खुश होता है क्योंकि वह चाहता है कि सब कुछ बिना देरी के निपट जाए। जैसे ही माँ चली जाती है, मुजिन बहुत खतरनाक नजरों से दूसरे संप्रदाय के अफसरों को घूरता है और कहता है कि अपनी जान बचाने की बात करने लगो। ये सुनकर वे दंग रह जाते हैं और वह उन्हें याद दिलाता है कि माँ ही एक अकेली व्यक्ति है जिसे उसने माफ करने का वादा किया है। डर उनके मन में घर कर जाता है और वे माफी मांगने लगते हैं। कुछ ही देर में मुजिन कई खजानों से भरे बॉक्स लेकर घर लौटता है और पैसे जिससे डी हैरान रह गया। बोधू को बताता है कि हर बॉक्स में लगभग 400 सोना है। मुजिन को याद दिलाने की कोशिश करता है कि बांगो संप्रदाय को सोआल संप्रदाय का समर्थन प्राप्त है, लेकिन असली समस्या सोआल संप्रदाय नहीं है, बल्कि उनके साथ कौन है। और वो एक डरावना बंदा है जिसका नाम जुआंग है। तो कहता है कि संप्रदाय के पास ब्लैक क्रो और रेड क्रो भी है ना। जैसे ही मुझे इनको ब्लैक क्रो का नाम सुनाई देता है, बुद्धू से कहता है कि उसने पहले ही उससे निपट लिया है। ये सुनकर दूध चौंक जाता है और मुजिंदू को सलाह देता है कि ज्यादा जोखिम न उठाए, उसे उसी स्तर पर रखना, चाहे वो जो हो या कोई और, क्योंकि जो भी हमारे कबीले की मुसीबत लेने आएगा उसका अंत जमीन के नीचे होगा। ये कहकर उसने डी से कहा कि उसे कुछ बीफ लेकर आओ और साथ ही आदेश दिया कि उसके भाई बहनों को जब वे लौटे तो अच्छी तरह खाना खिलाया जाए। जैसे ही मुजिन पलटा और जाने लगा, डी यकीन नहीं कर पा रहा था कि मुजिन ने पहले ही ब्लैक क्रो में डर बैठा दिया है, जिसे पूरे इलाके में एक खतरा माना जाता है। डी को अब साफ समझ में आ गया कि मुजिन बिल्कुल अलग इंसान है जो कभी उसका परिचित था। इस बीच छुयान ने हत्यारों को किराए पर रखा है ताकि मुजिन के लिए सब कुछ कीमती था, लेकिन उसने आदेश दिया कि बच्चों में से एक को जिंदा वापस लाया जाए। पहले फ्लेम हुआ कबीला काफी सफल था और फ्लेम सम्राट के नाम से मशहूर उस आदमी को अनगिनत मार्शल कलाकारों ने सराहा था जो हमेशा उसे देख रहे थे। उसे सिचुआन के प्रसिद्ध तांग कबीले से भी तारीफ मिली थी। एक ही पीढ़ी में फ्लेम हुआ कबीला एक ऐसा मार्शल क्लान बन गया जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जो लोग खुद को टॉप मार्शल कलाकार मानते हैं वो भी फ्लेम हुआ कबीले से उलझने से पहले दो बार सोचते हैं, क्योंकि ऐसा था कि कबीशी चांग के लोग जब भी अपने कबीले के सदस्य सड़क पर चलते तो जोरदार तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाते थे। लेकिन जब फ्लेम सम्राट का निधन हुआ तो अगला मुखिया बिल्कुल बेकार निकला और इसी वजह से फ्लेम हुआ कबीला धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जो लोग परिवार के प्रति वफादार थे वो एक एक करके दूर होने लगे। इसके साथ ही उस सम्राट की छवि जो कभी अपनी दुनिया पर राज करता था दो हिस्सों में बंट गई, जो उसे याद रखते हैं और जो नहीं। लेकिन एक बात जो हमेशा बनी रहती है वो ये है कि वह एक असाधारण इंसान मुजिन के चलते हुए जो जबरदस्त ऐशर होता है। बुजुर्ग लोग उन्हें दिवंगत सम्राट से तुलना करने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद घायल योद्धा आते हैं और दो को बताते हैं कि उन्हें हत्यारों ने घेर लिया है और बुजुर्ग जो और कुछ योद्धा ही हत्यारों से लड़ रहे हैं। जैसे ही तो ये सुनता है उसे समझ आ जाता है कि दो जवान खतरे में हैं और वो योद्धाओं से कहता है कि तुरंत मुजिन को खबर पहुंचाएं, जबकि वह खुद उनसे पहले निकल पड़ता है जंगल में, जो खुद को सामना करते हुए पाता है। हत्यारे क्योंकि उसके साथ जो योद्धा थे वे सब गिरा दिए गए हैं। भारी खतरे के बावजूद वह बच्चों की रक्षा के लिए पूरी ताकत से खड़ा है। जैसे ही वह दबाव में आ जाता है, डी समय पर आता है और उसकी मदद करता है। इससे हत्यारे बहुत गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वे अपनी मिशन लगभग पूरा कर चुके थे जब डी आया। हत्यारे का नेता अपने साथियों को चिल्लाता है कि दोनों को गिरा दो और फिर एक बार फिर से जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। ईडी कुछ वार वापस करता है हत्यारे, लेकिन बुझापा जल्दी ही उसे पकड़ लेता है और हत्यारे ऊपर हाथ कर लेते हैं। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके कंधे पर चोट लग जाती है, जिसे वह पीछे हटने को मजबूर हो जाता है। फिर एक हत्यारा अपने मिशन को पूरा करता है और अपने साथियों से कहता है कि बच्चों में से एक को मार डालो। वह डी को पीछे धकेलता है
जिससे डी को बचाव में रहना पड़ता है। लेकिन डी हार मानने को तैयार नहीं होता। कुछ ही पलों बाद डी को बहुत गंभीर चोट लगती है और वह दर्द से चिल्लाता है। डी जमीन पर गिर जाता है। अपने या बच्चों की रक्षा करने के लिए अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। जब डी बाहर हो जाता है तो हत्यारे अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। बच्चों पर ध्यान देते हुए पूछ रहे थे कि इनमें से किसे मारेंगे और किसे छोड़ेंगे। भले ही डोजान कुछ नहीं कर सकता था मदद के लिए, फिर भी वह अपनी बहन की रक्षा के लिए डटा रहा और हत्यारों ने फैसला किया कि उसे ही मारना होगा। जैसे ही वे डोजान को मारने वाले थे, मुजिन की आवाज जंगल में गूंजी। उन्हें वहीं रुकने को कहा। वह बहुत डरावना दिख रहा था जब वह तेजी से उनकी ओर दौड़ा। लेकिन हत्यारे डर नहीं रहे थे क्योंकि मुजिन पहले से ही जाना पहचाना था। कूड़ा समझ के फिर हत्यारे का नेता अपने लोगों से कहता है कि मुजिन को मार डालो क्योंकि उसने रास्ता रोकने का ठाना है। एक हत्यारा मुजिन की तरफ दौड़ा, लेकिन मुजिन ने उसे अपना पहला गुस्से का निशाना बना लिया। उसने बिना किसी मुश्किल के उस बंदे की तलवार तोड़ दी और फिर एक सीधा वार किया जिससे वो आधा कट गया। बिना समय गंवाए मुजिन उस बंदे को छोड़कर बाकी हत्यारों की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उन्होंने उसकी पागलपन देखी, हत्यारों के नेता ने अपने लोगों को इकट्ठा होने और हमला करने का आदेश दिया। जिनको तुरंत नीचे करो। ग्रुप जल्दी ही उस पर टूट पड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वे उसके पास पहुंचे, मुजिन अपना बेजोड़ 9 तलवारों का 5वां फॉर्म आर्मी स्लेयर तकनीक एक्टिवेट कर देता है और वह सबको जैसे कागज की तरह काट देता है। उनमें से एक मुजिन पर बढ़त बनाने की कोशिश करता है, लेकिन मुजिन आसानी से बच निकलता है और फिर उस बंदे का सिर धड़ से अलग कर देता है। तभी बचा हुआ हत्यारा समझ पाता है कि वे एक राक्षस का सामना कर रहे हैं। उससे पहले कि वह कोई और कदम उठाए, उसका दाहिना हाथ उसके शरीर से छूट जाता है और वह दर्द से चिल्लाता है। तब मुजिन उससे कहता है, अगर वो अभी भी जिंदा रहना चाहता है तो एक कदम भी मत बढ़ाना। मुजिन मुड़कर देखता है कि जो उसकी मदद कर रहा है और डोजान अपनी बहन की आंखें ढक रहा है ताकि वो सामने हो रहे खून खराबे को न देखे। डोजन अपनी बहन को भरोसा दिलाता है कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मुजिन आ गया है और उसने सारे बदमाशों को मार गिराया है। मुजिन दोनों के पास जाकर पूछता है कि वे ठीक हैं या नहीं। डोजान कहता है कि वे ठीक हैं और मुजिन सुझाव देता है कि वे जरूर डर गए होंगे। लेकिन डोजान कहता है उसको बताया कि वह ये दावा नहीं कर रहा कि वह मार्शल मास्टर का बेटा है। यह सुनकर मुजिन को राहत मिली और उसने लड़के के सिर पर हाथ रखा उसकी बहादुरी के लिए। फिर उसने एल्डरजो से कहा कि वह घायल योद्धाओं और उसके भाई बहनों को हवेली वापस ले जाए। जैसे ही समूह वहां से चला गया, मुजिन ने अपनी नजर आखिरी हत्यारे पर टिकाई और उसे कहा कि अपनी कटे हुए हाथ के बारे में चुप रहना। फिर मुजिन ने उससे पूछा कि क्या उसे चोंगवा व्यापारी समूह ने भेजा था। वह आदमी हिचकिचाया। फिर मुजिन ने कहा कि शायद वह उसकी जान बचा सकता है अगर वो ईमानदारी से जवाब देता है। कातिल को जब यह सुनाई देता है तो उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वो जल्दी से बता देता है कि चून ने उन्हें डेथ फॉरेस्ट गैंग के जरिए रखा था। मुजिन को जो भी पता था बता देने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो सच में उसे वैसे ही छोड़ देगा जैसे उसने कहा था। मुजिन फिर उसे कहता है कि वापस जाकर चून को बता दे कि उसने उस ग्रुप को खत्म कर दिया जो उसने उसके भाई बहनों के पीछे भेजा था और ये भी बता दे कि अब उसकी बारी है। बाद में जब मुजिन अपने शरीर के साथ सड़क पर चलता है तो सबकी नजरें उसी पर टिकी होती हैं। खून से लथपथ जो लोग पहले उसे नीचा दिखाते थे, अब वो फिर ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपना शिकार बनने का डर है। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या बचपन का वो जीनियस आखिरकार वापस आ गया है। जब ये पक्का हो जाता है कि उसने सड़क पर काफी औरा जमा कर लिया है, तो मुजिन आखिरकार घर लौटता है और मासाक उसे स्वागत करने दौड़ता है। लेकिन मुजिन उसका सिर झटक देता है। वह मासाक से पूछता है कि क्या घायल योद्धा सब दवाखाने में हैं और मासाक हाँ कहता है। मासाक बताता है कि मुजिन और उसकी बहन भी अपनी अपनी कमरों में आराम कर रहे हैं ताकि ताकत वापस पा सके। मुजिन ये सुनकर खुश हुआ और उसने मासूक से कहा कि उसके लिए नहाने का इंतजाम करे। कुछ ही देर बाद मुजिन खुद को उस अच्छे नहाने में डुबो गया जो मासूक ने उसके लिए तैयार किया था। नहाते हुए वह अपने भाई बहनों के बारे में सोच रहा था और ये चाहता था कि उन्हें दुनिया की बुराइयों से दूर रखा जाए, भले ही वे मार्शल कबीले के बच्चे हों। मुजिन को नहीं लगता कि उन्हें इतनी छोटी उम्र में क्रूरता का सामना करना सही है, लेकिन उसी समय वो सोच रहा है कि शायद वो अपनी पुरानी डर की वजह से उन्हें गलत समझ रहा है। अगले दिन मेडिसिन हॉल में मुजिन एल्डरजो के पास जाकर रेड फ्लेम आर्ट मैनुअल के बारे में पूछता है, जो सुनकर हैरान हो जाता है। और मुजिन उससे पूछता है कि वो इतना चौंक क्यों गया, जो पूछता है कि मैनुअल क्यों मांग रहा है। तो मुजिन समझ जाता है कि जो डर रहा है कि वो फिर से फिसल जाएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। जो अचानक कहता है कि उसकी वजह ये नहीं है, तो मुजिन साफ कह देता है कि वो खुद से ट्रेनिंग करने वाला है। चूंकि जो अभी काम पर नहीं है, मुजिन ये भी देख सकता है कि जो अपनी क्षमता को लेकर शक में है लेकिन जो इसे मानने से इनकार करता है। मुजिन तब जो को भरोसा दिलाता है कि उसे कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वह गुस्सा नहीं करेगा। जब जो महसूस करता है कि मुजिन के कोई बुरे इरादे नहीं है,
दुआ आखिरकार मुजिन को मैनुअल दे देता है। मुजिन के जाने के बाद जो अपनी चिंता डू से बताता है और पूछता है कि क्या उसने मुजिन को मैनुअल देकर गलत फैसला तो नहीं किया। डू उसे चिंता न करने को कहता है क्योंकि मुजिन ने कुछ बहुत अच्छे काम किए हैं। हाल ही में तलवारबाजी में तेजी आई है। डी कहता है कि मुजिन की वजह से ही वे हत्या के प्रयास से बच पाए। डू भी कहता है कि मुजिन ठीक हो गया लगता है और उसे लगता है कि ताओवादी की दवा काम कर रही है। जो भी मानता है कि दवा असर दिखा रही है, लेकिन साथ ही उसे शक है कि शायद ये दवा उसकी मार्शल आर्ट्स की काबिलियत भी बढ़ा रही है। डू ये भी कहता है कि मुझे इनकी अचानक हुई यह तरक्की खास है और उसे लगता है कि ये किसी किस्मत की मुठभेड़ थी, क्योंकि यही एकमात्र वजह हो सकती है उसकी इतनी जल्दी सुधार की। जो इस बात से खुश है कि चीज़ें ठीक चल रही हैं और उसे लगता है कि क्लान का पतन आखिरकार खत्म होने वाला है। ट्रेनिंग ग्राउंड पर मुजिन अपने भाई बहनों को इकट्ठा करता है ताकि उन्हें ट्रेनिंग दे सके। मुजिन उन्हें पूरे ट्रेनिंग के कॉन्सेप्ट समझाता है और बताता है कि उनसे उम्मीद की जाती है कि वे बहुत ही फुर्तीले और सहज तरीके से मूव करें। वह कहता है कि यह एक बेसिक मूवमेंट टेक्निक है जो उसने खुद अनगिनत असली लड़ाइयों के अनुभवों से तैयार की है। ये दोनों जब यह सुनते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं और सोयोन बीच में बोल पड़ती है अपनी हैरानी जताते हुए, क्योंकि सीनियर जो ने कहा कि मुझे इनके पास असली लड़ाई का कोई तजुर्बा नहीं है। डोजान यकीन नहीं कर पा रहा था कि उसकी बहन सीधे सीधे सच बोल रही है। फिर मुझे ने कहा कि अब बकवास छोड़ो और जो भी बेसिक मुक्के की तकनीक तुम दोनों ने सीखी है वो मुझसे आजमाओ। दोनों ने अपनी पोज ली और एक साथ मुजिन की तरफ बढ़े, लेकिन उनकी हरकतें देखकर मुजिन को काफी निराशा हुई। दोनों की ये झलक देखकर उसे शक हुआ कि क्या ये सच में मार्शल क्लान से हैं। उसे एहसास हुआ कि दोनों में वो बेसिक मूवमेंट ही नहीं है। इसे मार्शल आर्ट्स तक नहीं कहा जा सकता। खराब प्रदर्शन देखकर वह नाराज हो जाता है और उन्हें रोकने को कहता है कि आज का अभ्यास यहीं खत्म करो क्योंकि उसका सिर दर्द कर रहा है। दोनों हैरान हो जाते हैं कि उसने सिर दर्द की बात क्यों की जबकि उन्होंने उसका सिर भी नहीं छुआ। फिर मुजिन झूठ बोलता है कि वे दोनों उसकी सोच से ज्यादा कुशल हैं। वह उन्हें बताता है कि अभी उनके लिए जरूरी है कि वे अपनी बॉडी को मजबूत करें, उसके बाद ही कोई उन्नत तकनीक सीखें। उसके बाद दोनों चले जाने के बाद मुझे को एहसास होता है कि उसके पास एक बड़ा काम है और ये आसान नहीं होगा। फिर उसे ये भी समझ आता है कि उसके गुरु को भी उसे ट्रेनिंग देने में काफ़ी मुश्किल हुई होगी। इसके बावजूद मुजिन तैयार है अपने कबीले को फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार वही है। इसके अलावा मुजिन का मकसद है उस एक शख्स को हराना जिसे वह अपनी पिछली जिंदगी में हरा नहीं पाया था। फिर मुजिन अपनी तलवार उठाता है और अकेले ही ट्रेनिंग शुरू करता है और उसे साफ महसूस होता है कि तलवार उसके हाथ में काफ़ी हल्की हो गई है। वह ये भी समझ पाता है कि उसकी स्पीड तलवार की हर एक फॉर्म दोहराने के साथ बढ़ती जा रही है। कुछ दिन बाद डू और जो आखिरकार ड्यूटी पर लौटते हैं, माचो उनसे कहता है कि उन्होंने वो सब कुछ किया जो उसने कहा था और उनकी तारीफ करता है कि उन्होंने बढ़िया काम किया। लेकिन माचो को और चाहिए था। मुजिन गुस्से में उसे याद दिलाता है कि अगर वो थोड़ा देर से पहुंचता तो क्या होता। मुजिन फिर बुजुर्गों को चेतावनी देता है कि अगर वे फिर से ऐसी हरकत करेंगे तो उनकी मौत निश्चित है। दोनों इसे मान लेते हैं और मुजिन के सामने झुककर अपनी गलती मानते हैं। कुछ पल बाद, थोड़ी देर बाद, वही ताओवादी जो मुजिन देओंगू का इलाज कर चुका था सामने आता है। मुजिन उसे नहीं पहचानता और पहले ही उसे गाली दे चुका होता है। तब माओ उसे बताता है कि वही ताओवादी है जिसने उसका इलाज किया था। मसाक उस बूढ़े से माफी मांगता है, कहता है कि मुजिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा है। लेकिन मुजिन उसे धक्का दे देता है क्योंकि उसने उसके बारे में बुरी बातें कही थी। फिर मुजिन फैसला करता है कि वह साथ दे देगा और बूढ़े से माफी मांगता है कि उसे पहचान नहीं पाया। मुजिन बूढ़े से कहता है कि वह उसके साथ चले क्योंकि वह थका हुआ होगा। अपनी लंबी यात्रा से लौटे थे कुछ दिन पहले, मासोक ने मुजिन को टाओइस्ट पुजारी के बारे में बताया था, कहते हुए कि उसने वांग संप्रदाय की टाओइस्ट परंपरा को विरासत में पाया है। मासोक का दावा था कि मुजिन ठीक हो गया क्योंकि पुजारी की सकारात्मक ऊर्जा से उसे इलाज मिला था और उसने ये भी बताया कि मुख्य प्रबंधक ने टाओइस्ट पुजारी को बुलाने के लिए बड़ी रकम खर्च की थी। अब वर्तमान में मुजिन खुश है कि वह आखिरकार उस आदमी से मिल रहा है, इसलिए वह उसे परिसर के अंदर आमंत्रित कर रहा है। फिर मुजिन उससे पूछता है कि क्या सच में उसने वांग संप्रदाय की टाओइस्ट परंपरा को विरासत में पाया है और योंगसू ये बात पक्की करता है और खुद को बड़ा कूल दिखाते हुए वो बताता है कि वो अकेला ताओइस्ट है जिसने वांग संप्रदाय की असली विरासत को संभाला है। जैसे ही मुजिन ये सुनता है, वो पैरों तले जमीन पटकता है और पूरी गंभीरता से उससे पूछता है कि क्या वो सच में वांग का सफेद अमर है, क्योंकि उसने कभी वांग की ताओइस्ट विरासत का कोई वारिस जिंदा होता नहीं सुना। जवान सू मूर्ख बनने की नाटक करना चाहता है, लेकिन मुजिन उसे समझा देता है कि उसके पास सच बताने के लिए थोड़ा ही वक्त है, वरना वो अपना मन बदल लेगा। ताओइस्ट अपनी बात पर कायम रहता है
निर्दोषता से मुजिन से पूछता है कि क्या वह उसी आदमी पर शक कर रहा है जिसने उसे ठीक किया था। लेकिन मुजिन तुरंत अपनी बड़ी तलवार निकाल लेता है। वह योंगसू से कहता है कि चूंकि वह खुद को ताओवादी कहता है, तो उसे उसकी वार से बचने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुजिन अपनी तलवार घुमाता है और बुजुर्ग को आधा काटने से बस बचाता है। लेकिन वार की वजह से फर्श में एक बड़ा गड्ढा बन जाता है। माँ और बुजुर्ग लोग ये देखकर घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मुजिन पागल हो रहा है। मुजिन तीनों से कहता है कि चुप रहो और उसे पानी लाकर दो क्योंकि वह उन्हें कुछ दिखाना चाहता है। कुछ मजेदार हुआ जैसे ही पानी आता है, मुजिन योंगसू को भीगाकर छोड़ देता है। योंगसू अभी भी मासूम बनकर पूछता है कि क्या इसी तरह कबीले में मेहरबानी का बदला दिया जाता है। मुजिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और उसका लंबा दाढ़ी पकड़ लेता है, जो तुरंत ही उतर जाती है, जिससे बुजुर्ग और मेसो दंग रह जाते हैं। यहाँ तक कि योंगसू भी समझ जाता है कि अब उसकी बाजी फंस गई है क्योंकि पता चल गया कि वह नकली दाढ़ी लगा रहा था। मुजिन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने दाढ़ी चिपकाने में भी पूरी मेहनत की थी। योंगसू जल्द ही पाता है खुद मुजिन और उसके साथियों को जवाब दे रहा था। और मिक मुजिन से पूछता है कि वह उस बंदे के साथ क्या करने वाला है। मुजिन कहता है कि उसे योंगसू को जाने देने का कोई इरादा नहीं है और शायद उसके हाथ पैर काट कर उसे यूनिक बना दे। योंगू ये सुनकर घबरा जाता है और मुजिन से दया करने की विनती करने लगता है। मुजिन उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे मारने का इरादा नहीं रखता क्योंकि अगर वह उसे मार देगा तो अपना पैसा नहीं वापस पा सकेगा। मुजिन कहता है कि वह बस उसके हाथ पैर काटना चाहता है, लेकिन योंगसू विनती करता रहता है। मुजिन से डरते हुए योंगसू कहता है कि वो उसके शरीर के अंग पूरी तरह से छोड़ दे। योंगसू वादा करता है कि वह जो भी पैसा ठग चुका है वो सब वापस कर देगा। मुजिन डील स्वीकार करता है, लेकिन उसे ये भी बताता है कि वो उसे उसके अंग काटने से बचाने के लिए भी चार्ज करेगा। अपने अंगों की चिंता में योंगू मुजिन से कहता है कि वह चाहे जितना भी पैसा मांगे वापस देने को तैयार है, बस मुजिन उसे पूरा छोड़ दे। फिर मुजिन पूछता है कि उस लड़के ने उससे कितना पैसा लिया है, तो डो बताता है कि उसने उसे 50 सोने के नायांग दिए। मुजिन ये सुनकर निराशा व्यक्त करता है कि कैसे। सबसे बेवकूफ़ी वाली बात यह है कि डू यंगसू के झांसे में आ गया। अपनी सफाई में डू कहता है कि उसने सुना था यंगसू बहुत बड़ा हकीम है। फिर मुजिन यंगसू की तरफ मुड़ता है और कहता है कि सबसे पहले वो 50 सोना वापस करेगा। यंगसू बताता है कि वो पैसे वापस करेगा, लेकिन पैसे उसके घर जीन्यांग में पड़े हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के मुजिन कहता है कि जीन्यांग तक रास्ता दिखाओ, जो कि 4 घंटे दूर है। डू और जो पूछते हैं कि क्या उन्हें भी साथ चलना चाहिए, लेकिन मुजिन कहता है कि वहाँ इसकी कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वे अभी भी ठीक हो रहे हैं। वह उन्हें घर पर रहने और किसी भी परेशानी से बचने के लिए कहता है। जब वह योंगसू के साथ जाता है तो दुजू की चिंता महसूस करता है और उसे इस मामले में उस आदमी पर भरोसा करने के लिए कहता है क्योंकि वह अब पहले जैसा आदमी नहीं रहा। कुछ ही देर बाद वे वहां पहुंचते हैं जहां योंगसू की गाड़ी इंतजार कर रही होती है और मुजिन उस आलीशान गाड़ी को देखकर हैरान रह जाता है जिसमें वह आदमी सवार है। यह साफ दिखाता है कि उसकी धोखाधड़ी का कारोबार कितना अच्छा चल रहा है। मुजिन और भी ज्यादा वो गाड़ी में कदम रखता है और देखता है कि ये कितना सजाया गया है, तो वह हैरान रह जाता है। अंदर पूरी तरह कपास से लाइन किया गया है और चमड़े से फिनिश किया गया है। योंगसू कहता है कि ये बिल्कुल सही बना है क्योंकि वह बहुत सफर करता है, इसलिए आराम जरूरी है। मुजिन मुस्कुराते हुए कहता है कि योंगसू के लिए ये काम करना बड़ा मेहनती लगता है, जबकि वह तो रसोइया है, और पूछता है कि वह प्रोफेशनल होते हुए ईमानदार काम क्यों नहीं कर रहा। योंगसू मुजिन की तरफ सिर झुकाता है और भरोसा दिलाता है कि अब से वह सही तरीका अपनाएगा। इसके बाद मुजिन आराम से लेटते हुए बूढ़े आदमी से कहते हैं कि उसे सोना चाहिए। वह सुझाव देता है कि जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे तो उसे जगह देना। योंगू उस बात को मान लेता है और मुजिन से वादा करता है कि जैसे ही वे पहुंचेंगे वह उसे जगह देगा। अंदर ही अंदर यंगसू के मन में मुजिन के प्रति बुरा इरादा है और वह इंतजार नहीं कर सकता कि उसे दिखाए कि जब कोई उसे गलत करता है तो क्या होता है। गाड़ी जल्द ही चल पड़ती है और कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे जंगल के एक बहुत ही शांत और दूर दराज इलाके में पहुंचते हैं। यंगसू गाड़ी से उतरता है। एक गाड़ी लेकर वो एक जान पहचान वाले से मिलने जाता है जो दिखने में कोई डाकू जैसा लगता है। वो उस बंदे से कहता है कि मुजिन गाड़ी के अंदर गहरी नींद में। फिर वो डाकू से कहता है कि उसे बाहर निकालो और सबके लिए एक मिसाल बनाओ। बड़ा बंदा ये काम करने को लेकर काफी उत्साहित है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि कोई टॉविस के काम में क्यों दखल देगा। बड़ा बंदा गाड़ी के अंदर चला जाता है और मुजिन की तरफ एक जोरदार मुक्का मारता है। जैसे ही मुक्का लगने वाला होता है, मुजिन पलटकर अपनी तलवार से उसे रोक लेता है। मुजिन शरारती मुस्कान के साथ पूछता है, क्या हम पहले ही पहुंच गए? मुजिन उस आदमी से बिल्कुल नाराज था जो उसके ऊपर खड़ा था और उसने उसे गाड़ी से बाहर पटक दिया, जिससे योंगसू हैरान रह गया। डाकू को मुजिन के वार का असर अपने पूरे शरीर में महसूस हुआ और उसने सोचा कि अब तो सच में हाथ साफ करना पड़ेगा क्योंकि मुजिन के बारे में जो तारीफें थी वे झूठ नहीं थी। मुजिन धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकला
और योंगसू से पूछा कि आखिर हमारा मंजिल ऐसा अकेला जंगल कैसे बन गया। मुजिन को आखिरकार एहसास हुआ कि वह भी टोइस्ट का निशाना है। उसे लगा था कि वह सिर्फ एक ठग है, लेकिन फिर उसे पता चला कि उसके पास और भी कुछ चालें हैं। मुजिन को इससे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि वह तो कुछ धमाल मचाने की सोच रहा था। वैसे भी मुजिन ने अपनी पूरी ताकत से एक जबरदस्त ऊर्जा अपने शरीर से निकाली और उस बड़े आदमी से कहा कि देखना चाहता है कि वह सच में क्या कर सकता है। बड़ा आदमी मुजिन की दबाव महसूस कर सकता था, तो उसने अपनी पूरी गैंग को बुला लिया ताकि मिलकर मुजिन को नीचे गिरा सके। 3 और बड़े आदमी छुपे हुए से निकले और पता चला कि वे जोंग सीन के लोग हैं। 4 दानव जैसे ही मुजिन उन्हें अच्छी तरह देखता है, उसे पता चलता है कि वे दानवी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वह इस पर कुछ नहीं कहता। मुजिन उनके हथियारों की विविधता की तरफ इशारा करता है और कहता है कि वह उनकी कौशल की गहराई देखना चाहता है। ज्यादा समय बर्बाद किए बिना मुजिन सीधे टीम के नेता की तरफ भागता है और उसे उसके साथियों से अलग कर देता है। वह उसे बचाव की स्थिति में डाल देता है और लगातार उस पर हमलों की सीरीज चलाता रहता है। बाकी टीम जल्दी ही समझ जाती है कि मुजिन केवल नेता को ही निशाना बना रहा है। यार, वो सब उसके मदद को आगे बढ़ते हैं। हमला हो रहे बंदे को भी मुजिन की चोटों का जोरदार असर महसूस हो रहा है। वो अपनी वारों की तुलना भारी गदा से करता है। जल्दी ही उसका संतुलन बिगड़ जाता है और मुजिन उसके चेहरे पर लात मारता है, जिससे उसका मुंह टूट जाता है। तभी बाकी टीम भी पहुंच जाती है और सबसे नजदीकी बंदा मुजिन का सिर काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है, लेकिन मुजिन आसानी से बच निकलता है और उसके पेट पर जोरदार कोहनी मारता है, जिससे वह आदमी जोर से चिल्लाने लगता है। बाकी 2 लोग मिलकर मुजिन को गिराने की कोशिश करते हैं। बिन्सर ने अटैक किया, लेकिन उसने चतुराई से बचते हुए दोनों को अपनी बाहें ज्यादा फैलाने पर मजबूर कर दिया। इससे मुजिन के लिए एक मौका बना और उसने आसानी से उनमें से एक को जमीन पर पटक दिया। फिर मुजिन आखिरी बंदे की तरफ बढ़ा और वो बंदा मुजिन के हमले को अपनी तलवार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार उसके सामने ही टूट जाती है। मुजिन की तलवार उससे आधा काटने वाली थी, लेकिन मुजिन ने जानबूझकर रोक दिया। उस बंदे की जिंदगी उसकी आंखों के सामने गुजर गई और अभी वो कांप रहा था कि मुजिन ने उसे छाती पर जोरदार किक मारी और उसे हवा में उड़ा दिया। इसके साथ ही मुजिन ने चारों को नीचे गिरा दिया और वे घुटनों के बल थे, सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। लड़ाई के दौरान उसने पक्का कर लिया कि वे दैवीय कला का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इससे उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मध्य मैदानों में दैवीय कला कैसे हो सकती है। मुजिन उन्हें अपना जूनियर मानता है और वह अपने जूनियर्स को मारना नहीं चाहता। वह सोच रहा था कि क्या करे, तभी टीम के लीडर ने चिल्लाकर कहा कि वे हार मान रहे हैं और मुजिन से दया करने की भीख मांगी। और तभी यांगसू को एहसास हुआ कि वह फंस गया है, क्योंकि मुजिन था जोंग सीन के 4 राक्षसों को आसानी से हराने में सक्षम था। टीम का नेता मानता है कि उन्होंने पहले कुछ ही चालों में समझ लिया था कि मुजिन उनसे कहीं आगे है। फिर मुजिन उससे पूछता है कि जब उन्हें ये सब पता था तो फिर वो क्यों बेवजह झगड़ा कर रहे थे। मुजिन लड़कों को भरोसा दिलाता है कि वह उन्हें माफ कर देगा, लेकिन उनके ऊर्जा केंद्रों को नष्ट करेगा और उनकी नाड़ियों को काट देगा। ये सुनते ही टीम का नेता घुटनों पर गिर जाता है और मुजिन से विनती करता है कि उनकी जिंदगी को मार्शल आर्टिस्ट के तौर पर बर्बाद मत करो, क्योंकि उन्होंने बस उन्हें जो बताया गया था। मुजिन फिर उस बंदे से कहता है कि अब वो बिल्कुल भी नखरे बंद कर दे, क्योंकि वे तो पहले से ही बूढ़े हो चुके हैं। मुजिन जानना चाहता है कि उन्होंने किससे सीखा है, और उस बंदे ने पहले तो उलझन वाला रुख अपनाया, लेकिन जब मुजिन ने कहा कि वो उसके गुरु का नाम जानना चाहता है, तो वह थोड़ा झिझक गया। मुजिन ने कहा कि वो साफ देख सकता है कि वे शैतानी ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही वो बेकार ही हो। मुजिन को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि किसने उन्हें शैतानी कला सिखाई है, लेकिन टीम लीडर ने बताया कि वे उसके नाम से अनजान हैं। यह सुनकर मुजिन गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वह यकीन नहीं होता कि ये सब बेकार के चेले हैं जिन्हें अपने गुरु का नाम तक पता नहीं। टीम लीडर फिर बताता है कि उनके गुरु ने कभी अपना नाम नहीं बताया और वो ये भी कहता है कि उन्हें उसके बाकी चेलों की तलाश नहीं करनी चाहिए। मुजिन जवाब देता है कि उन्हें सिर नीचे करके बेकार की मार्शल आर्ट्स सीख लेनी चाहिए थी, बजाय डाकू बनाने के। टीम लीडर तुरंत मुजिन की गलतफहमी दूर करता है और कहता है कि वे चोर नहीं है। वो बताता है कि वे बस मदद करते थे, भाई का साइड में बिजनेस है। मुजिन चौंक जाता है जब उसे ये पता चलता है और वो उन्हें डांटता है कि उन्होंने उसकी मदद क्यों की, जबकि उन्हें पता था योंगसू का असली काम क्या है। तभी टीम लीडर बताता है कि वे सोचते थे कि वो जान बचाने वाले काम में है। मुजिन फैसला करता है कि उन्हें छोड़ देगा और कहता है कि योंगसू के लिए कठपुतली बनना बंद करो। वो धमकी देता है कि अगर उसे फिर कभी उन्हें कुछ गलत करते देखा तो वह उन्हें मार डालेगा। टीम लीडर मुजिन का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उन पर दया दिखाई और मुजिन योंगसू की तरफ मुड़कर कहता है कि जो बिल भरना था उसकी रकम अभी अभी बढ़ गई है। असल में वह अपनी मानसिक सेहत के साथ खिलवाड़ करने का दाम चुका रहा है। और ये देखकर यंगसू पूरी तरह से दंग रह जाता है। गाड़ी के जाने के बाद
चारों भाइयों को अचानक एहसास होता है कि मुजिन उनके मास्टर बनने के लायक है। फिर चारों गाड़ी का पीछा करते हैं और उसे रोक देते हैं। मुजिन सोचता रहता है कि गाड़ी क्यों रुकी, जब तक कि वह बाहर निकलता है और देखता है कि चारों उसके सामने झुक रहे हैं और उसे बॉस बुला रहे हैं। चारों बताते हैं कि वे अपनी वफादारी की कस्में खा रहे हैं। वो लोग पक्का भरोसा दिलाते हैं कि वो उससे अपनी मौत तक सेवा करेंगे। वो मुजिन से भीख मांगते हैं कि उन्हें अपने साथ रखे, लेकिन मुजिन सोचता है कि ये चारों उसके मारने से परेशान हैं। वो उन्हें छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन चारों और जोर से दहाड़ते हैं, ये कहते हुए कि वो उनकी देखभाल करे और ये भी बताते हैं कि वो अभी काफ़ी जवान है। ये सुनकर मुजिन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लगता था कि ये 4 बूढ़े आदमी हैं, क्योंकि इनका चेहरा बदसूरत है। खैर दोस्तों, वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलिएगा। साथ ही सब्सक्राइब भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और वीडियो को लाइक करना मत भूलो। देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं।